आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, जो जगह नहीं है जग जाओ पढ़ने के लिए, कहानी उसे कहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मजेदार सेशन को। सबका नमस्कार, सबको जोहार, सबको आदाब, सबको बहुत सारा प्यार। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सेशन को। टाइम ज्यादा व्यर्थ में नहीं गमाते हैं और स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए धीरे धीरे लोग सब जुड़ेंगे, ठीक है, आप लोग शेयर करते जाइएगा सब लोग को, और उसके बाद जो है ये सेशन को एकदम ठंडा में पूरा मजेदार बनाते हैं, ठीक है। तो झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, इसमें कुछ जो है अब सामान्य अध्ययन का भी, सामान्य जानकारी का भी प्रश्न अब लेने लगे, जिससे किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। थोड़ा थोड़ा सामान्य अध्ययन की ओर भी आप लोग को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि झारखंडे खाली पढ़ते पढ़ते आप लोग क्या करेंगे, अभी से 1 महीना में अगर इस सेशन को हम चलाएंगे तो 5 बार झारखंड पढ़ा देंगे, उसमें टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन सामान्य अध्ययन का बहुत बड़ा दुनिया है, ठीक है, तो उस दुनिया में जो है गोता लगाना है, उसमें भी तैरना है, क्योंकि उसको भी तो वेटेज दिया है, हम जानते हैं। अगर आप झारखंड में जेपीएससी को भी देंगे तो पूरा झारखंडे का वेटेज है, चाहे अगर आप झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, झारखंड दरोगा सब में देंगे, लगभग 60% सिलेबस में वेटेज जो है वो झारखंड का है। तो ठीक है, लेकिन 40% तो और बचा ना, तो 40% में भी गोता लगवाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट पूरा दिखेगा तो ये सेशन को जो है, ऐसा ही सेशन एक जीएस के भी ले आएंगे अलग से। एक जैसे अभी सेशन चालू किए, 2 मिनट में एक और सेशन चालू कर देंगे, उसको चालू कर देंगे उस सामान्य अध्ययन का, इसी तरह से, ठीक है, तुरंत तुरंत। बस आप लोग का सब कुछ दिखना चाहिए, क्योंकि हम भी जो है ना, हम कुछ देखना चाहते हैं, वो बस खाली दिखना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जबरदस्त झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ सामान्य अध्ययन का प्रश्न, और एकदम चीड़ फाड़ करते हुए चलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, इजी फॉर स्टडी, वैसे लेते नहीं है। बहुत लोग बोल रहे थे सर इतना कुछ रिलेट कैसे कर देते हैं, इतना कुछ कैसे बता देते हैं सर आप, मतलब ये जो है इतना रिलेट आसानी से कैसे करते, इस से कैसे याद रहता है। यार हमारा एक ही बात है, एक ही फंडा है, जो सब जेपीएससी वाले लोग जो हमको जानते हैं वो सब पढ़ते हैं, वो जिला वाला पढ़ते, 24 जिला जो हम लिखे हैं, 24 जिला 216 पेज वाला। अगर आप भी पढ़ लीजिएगा ना 216 पेज का, तो हम लिख के देते हैं कि आप भी इसी तरह से करने लगिएगा, क्योंकि जिला में सब कुछ भर भर के दिया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक क्वेश्चन पर अगर हम चाहेंगे ना, तो एक क्वेश्चन पर 2 घंटा रुक जाएंगे और 2 घंटा बोलते ही रहेंगे, आपका काम का चीज रहेगा। तो केवल ये एक नुस्खा है मेरा जिला, ऐसा जिला कोई कहीं मिलेगा ही नहीं जो 216 पेज में लिखा गया। आप लोग लेंगे तब ना, 99 रुपया में दे दिए, 99 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आजकल फिल्म का एक भी टिकट नहीं मिलेगा, और अगर आप गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे खाने के लिए तो पॉपकॉर्न भी नहीं आता है 99 रुपया, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं, लेकिन पढ़ने वाला नहीं लोग करेगा, कोई बात नहीं है। ये वाला बैचवा में सब दे दिए हैं, 99 वाला करंट अफेयर सब, अपडेट वीडियो ऑडियो सब दिए, मतलब इसको ले लीजिए। इस 2 साल का वैलिडिटी है, 2 साल तक जो है इसको पढ़ते रहिए। थोड़ा सा हमारा भी बर्डन कम आएगा, बहुत सारा बर्डन है मेरे ऊपर में समझे। तो ये चीज हो गया। तो चलिए एक एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। तो ये कमेंट आते रहता है मजेदार, तो हमको भी मजा आता ही रहता है। अब बाकी सेशन को लाइक कर दीजिएगा सब, जितना लोग रहते कम से कम उतना लोग तो लाइक कीजिए इसको, ठीक है, और शेयर कीजिए लोगों को। एक दिन तो गर्दा उड़ा के लोग आए थे, अभी लोग थोड़ा कम आया है, चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे लोग। चलिए पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, 92वां संविधान संशोधन में कौन सा भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? नहीं जोड़ा गया था, नहीं वाला शब्द पर ज्यादा ध्यान रखिएगा, आजकल क्वेश्चन ऐसा पूछता है। कौन सा जो है यहाँ पे 92वां संविधान संशोधन हुआ था, आप सबको पता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बताते, इसको समझिएगा। 92वां जो है, 92वां संविधान संशोधन हुआ था, यहाँ पे याद रखेंगे, संविधान संशोधन हुआ था। ये कब हुआ था? तो 2003 ईस्वी में हुआ था। तो ये 92वां संविधान संशोधन जो है यहाँ पे 2003 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे 4 भाषा को जोड़ा गया था, और 4 भाषा में झारखंड का एक जो है, एक जनजातीय भाषा था, एकमात्र यहाँ जनजातीय भाषा झारखंड का भी था, याद रखेंगे। और आज तक एकमात्र जनजातीय भाषा को जो है यहाँ पे मान्यता मिला है, तो याद रखेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक हमारा संथाली जो भाषा है, ठीक है, तो यही संथाली भाषा जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है,
तो इसको यहाँ पे भारतीय संविधान में इसको जगह दिया गया, 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया है। ठीक है, तो ये जो दिया गया था वो यहाँ 4 भाषा के साथ ही संथाली को भी दिया गया था। तो 1 नंबर में याद रखेंगे बोडो, बोडो। ठीक है, 2 नंबर में याद रखेंगे यहां पर वही डोंगरी, डोंगरी। फिर उसके बाद 3 नंबर में याद रखेंगे संथाली, संथाली। और 4 नंबर में जो है मैथिली। ठीक है, याद रखेंगे 4 नंबर में मैथिली, 4 नंबर में मैथिली। तो यही 4 भाषा था जिसको 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में हुआ था। तो यहां पर इसको मान्यता दिया गया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि ये जो संथाली भाषा है वो आपका क्षेत्रीय, आपका जनजातीय भाषा है, एकमात्र जनजातीय भाषा यही है जिसको भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में जगह मिला है। और ये जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत मिला है, जहां पे 4 भाषा को भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में रखा गया था। देखिए, कहने का मतलब बात अगर बोला जाए तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा तो ये उड़िया जो भाषा है ये नहीं होगा। ठीक है, उड़िया भाषा यहाँ आंसर हो जाएगा, बोडो, डोंगरी और संथाली होगा, और एक और मैथिली। ठीक है, एक और यहाँ लिख दिए मैथिली। तो ये 3 भाषा और एक ही मैथिली, 4 होगा, यहाँ पे उड़िया नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। देखिए मूल संविधान, ठीक है, मूल संविधान, संविधान। अब मूल संविधान में अगर बात किया जाए तो कितना भाषा था कितना नहीं था वो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो 8वीं, देखिए पहले जो है यहाँ पे देखा जाए तो 8 अनुसूची था। ठीक है, 8 अनुसूची था, अनुसूची। ठीक है, 8 अनुसूची था। देखिए कहने का मतलब पहले 8 अनुसूची था, लेकिन अब जो है ना, अब कहने का मतलब इसमें 4 जुट गया, 4 जुटा है, यहाँ पे जुटा है। तो अब जो है अनुसूची कितना हो गया, 12। अनुसूचियों की संख्या कितना हो गया, अनुसूची जो है 12 हो गया। तो 12 अनुसूची अभी हुआ है। तो 8वां अनुसूची, जैसे 1 नंबर अनुसूची, 2 नंबर, 3 नंबर, 8वां अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। और इसमें जो है ये पहले जो है वो कितना भाषा था, तो याद रखेंगे पहले जो है वो 18 भाषा था, 18 भाषा था यहाँ पे भारतीय संविधान की 8वीं सूची में। लेकिन अब 4 ऐड हो गया यहाँ पे, तो 4 ऐड हो जाने के बाद अब कितना हो गया, तो ये 22 भाषा हो गया। तो भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में वर्तमान में भाषा की संख्या कितना है, तो भाषा की संख्या याद रखिएगा, वर्तमान अनुसूची में 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है, तो 22 भाषा है। इसको आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो हमारे यहाँ की कौन भाषा है, संथाली। तो संथाली से संबंधित थोड़ा सा बात करेंगे। ये सब जो बोले ये सब आप लोग लिखिएगा, ठीक है, ये सब आप लोग जो है अच्छे से लिखिएगा। बाकी संथाली के बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं। तो संथाली के बारे में बताने हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कॉपी बनाया कीजिएगा, ऐसा नहीं कि खाली ऐसे टुकुर टुकुर देखना, गांधी जी का पोथी लेकर के ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं रजाई अब बिस्तर में घुस के, नहीं, पढ़ना भी है लिखना भी है। ठीक है, हम कैसे लिख रहे हैं, ठंडा है उसके बाद भी खड़ा होकर के लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे संथाली भाषा का बात आया, ठीक है, संथाली। तो संथाली जो भाषा है वो याद रखेंगे किसकी भाषा है, तो याद रखेंगे ये संथाल जनजाति का है, संथाल जनजाति का है, जनजाति का भाषा है, भाषा है, इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है इसका लिपि कौन सा है, ठीक है, लिपि कौन सा है। अगर संथाली भाषा है तो इसका लिपि भी होगा, तो लिपि याद रखेंगे, लिपि ओल चिकी। कौन सा है, ओल चिकी। ओल चिकी लिपि जो है संथाली भाषा की लिपि है। इसका जो है निर्माण किसने किया था, बनाया किसने था, बनाया किसने था, तो इसको बनाया था रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू, मुर्मू। और ये रघुनाथ मुर्मू जो है ना उड़ीसा के व्यक्ति थे, उड़ीसा के व्यक्ति थे, रघुनाथ मुर्मू उड़ीसा के व्यक्ति थे। और इन्होंने ही औलचिकी लिपि बनाया था। कब बनाया था, तो समय जो है याद रखेंगे। देखिए पहले जो है 1941 मिलता था, पहले जो है 1941 हर जगह मिलता, लेकिन अब जो एग्जाम में पूछ दिया एक क्वेश्चन तो उसमें लिख दिया था ऑप्शन 1925। तो 1925 आप याद रखिएगा, 1925 स्टार लगा दिए। 1925 ईस्वी में ये भाषा की लिपि बना था, ठीक है, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा बनाया गया था। औलचिकी लिपि है, ठीक है, संथाल जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, झारखंड याद रखेंगे, झारखंड की सबसे बड़ी
सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है, जनजाति। तो इसकी लिपि है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2-3 बार, 2025 में 1925 में ये बना था रघुनाथ मुर्मू के द्वारा, उड़ीसा में है। और जनजातीय भाषा की लिपि जो बनाए थे, इन्हीं के नाम पर जो है रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय देश का दूसरा, ठीक है, देखिए रघुनाथ लिख लीजिए, रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय, जनजातीय विश्वविद्यालय रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जो है ये बना है जमशेदपुर में बना है। देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय, देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय ये है। पहला जनजातीय विश्वविद्यालय देश का जो है वो मध्य प्रदेश में बना है, क्योंकि जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, इसीलिए जनजातियों का पहला जो विश्वविद्यालय है वो मध्य प्रदेश में बना है। जनजातियों का पहला विश्वविद्यालय ये कहां बना है? विश्वविद्यालय ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में पहला, देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, और देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय झारखंड। और याद रखेंगे रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय ये जमशेदपुर में है। जमशेदपुर किस जिला में है? तो पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, याद रखेंगे पूर्वी सिंहभूम का एक शहर है, झारखंड का सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर, ठीक है, तो वही जमशेदपुर है। ये सब बात याद रखिएगा, ये सब पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन सीधे झारखंड के पेपर में टपकेगा, कुछ प्रश्न सीधे आपका जो जीएस पेपर है उसमें टपकेगा, लेकिन टपकेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा यहां से। तो ये सब छापते चलिए, आप एक ऑब्जेक्टिव का कॉपीए बना दीजिए। 10 दिन लगातार जो मेरा जो चलता है ये सेशन, 10 दिन आप उस सेशन से जुड़ जाइए। अगर आपको नहीं लगेगा कि मतलब यहाँ कुछ नहीं दिया जाता तो मत पढ़िएगा, ठीक है, लेकिन 10 दिन जो है इस सेशन से एक बार जरूर जुड़िए, और लास्ट एकदम ईमानदारी से 10 दिन पढ़िएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो एन्ने उन्ने भागते रहते हैं उनको भागने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भागने वाले लोग हमेशा भागते ही रह जाएंगे, तो लेकिन क्या है कि इतिहास नहीं बना पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका संबंध चित्रकारी होना चाहिए, चित्रकारी से नहीं है, मतलब चित्रकला से नहीं है, चित्रकारी से नहीं है, चित्रकला से नहीं है, ठीक है। चित्रकारी हो या चित्रकला से हो, ठीक है, ये किनका संबंध नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखिएगा। इतना कम लोग कैसे एकाएक हो जाते हैं, हमको यही नहीं समझ में आता है। अगर लगता है कि पढ़ाते हैं ये एकदम पेचीदा कर देते हैं, तो इस तरह से अगर लगता होगा तो हमको मैसेज किया कीजिए, बोला कीजिए कि सर हमको थोड़ा सा लगता है कि आप कुछ ज्यादा कर देते हैं। एग्जाम में जाइए ना बाबू, अगर एग्जाम में जाइएगा ना तो फिर उस सीलिंग में पंखा भी आजकल नहीं रहता है, गिनेंगे कैसे? आजकल जो है एसी लगा देता है लोग कि पंखवा गिनने लगेगा टाइम बर्बाद करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो है याद रखेंगे, तो निम्नलिखित में से किसका संबंध चित्रकारी से नहीं है, चित्रकला से नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन सब दे दिए हैं, देख लीजिए यहाँ पे। तो याद रखिएगा ललित मोहन राय का संबंध चित्रकला से है, चित्रकला से है। चित्रकला ये कौन सा चित्रकला से संबंधित है ये भी याद रखिएगा, ये जो है ना जादू पटिया, ठीक है, जादू पटिया चित्रकला शैली जो है ना ये संथाल परगना में होता है। कहां पर होता है? संथाल परगना, ठीक है, परगना संथाल परगना में होता है। जादू पटिया शैली सबसे ज्यादा कहां होता है? तो दुमका में होता है।
दुमका में होता है। तो दुमका में संथाल परगना में जादू पटिया चित्रकला शैली होता है। तो संथाल परगना के साइड में जो चित्रकारी किया जाता है ना, उससे संबंधित है ललित मोहन राय। ललित मोहन राय का संबंध ये संथाल परगना के क्षेत्र से जादू पटिया चित्रकला शैली से, जादो का मतलब होता है चित्रकार, और पटिया का मतलब होता है वो पट्टी जिस पर चित्रकारी किया जाता है। तो ये संबंधित है इस क्षेत्र से। तो ललित मोहन राय तो हो गए, यहां नहीं पूछा था, आपको बताना है कौन नहीं है। अब देखिए हरेन ठाकुर, हरेन ठाकुर का भी संबंध चित्रकारी से है। चित्रकारी से है। हरेन ठाकुर का भी संबंध चित्रकारी से है। भाई ये छोटा नागपुर क्षेत्र में जो चित्रकारी किया जाता है उससे संबंधित है। तो इनका संबंध छोटा नागपुर चित्रकला शैली से संबंधित है। छोटा नागपुर चित्रकला शैली में जो चित्रकारी किया जाता है उससे संबंधित है कौन? तो ये हरेन ठाकुर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर ये बोला जाए इसी तरह से तो ये भी हो गया। बुल्लू इमाम, तो बुल्लू इमाम जो है ये हजारीबाग से संबंधित हैं, याद रखेंगे। ये भी चित्रकारी से संबंधित है, चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, ये इनका संबंध है सोहराय और कोहबर चित्रकला से। सोहराय और कोहबर चित्रकला से संबंधित कौन है? तो ये बुल्लू इमाम संबंधित है। ठीक है, रॉक पेंटिंग, मतलब चित्रकारी से भी संबंधित है। पत्थरों पर जो चित्रकारी किया जाता है उससे भी ये संबंधित है। बड़का गांव क्षेत्र में जो पत्थर है उस पर जो चित्रकला शैली किया जाता है ना, उसका भी एक प्रकार से यही जो है अच्छा काम करने का काम करते हैं, समाज सेवी टाइप का काम करते हैं। तो इनका संबंध उससे भी है, रॉक चित्रकारी से संबंधित है कौन? बुल्लू इमाम। और सोहराय और कोहबर चित्रकला से भी संबंधित है कौन? बुल्लू इमाम। तो ये याद रखेंगे। बुल्लू इमाम को जो है पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री जो है ये कब मिला था? तो 2019 में बुल्लू इमाम को पद्मश्री मिला है। इसी में सामाजिक कार्यों में, समाज क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए 2019 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। हजारीबाग के हैं, चित्रकला से संबंधित है। सोहराय और कोहबर चित्रकला को बहुत आगे तक ले जाने का काम इन्होंने किया था। आपको पता है सोहराय और कोहबर जो चित्रकला शैली है उसको 2020 में, जब हम दुनिया जो है कोरोना में एकदम सोई हुई थी, ठीक है, और सब लोग घर आकर के जनसंख्या बढ़ाने में लगा हुआ था, उस समय ये आदमी सोहराय और कोहबर चित्रकला शैली को जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने में लगा हुआ था। सोचिए हम लोग कहां थे 2020 में। पूरा जो हम लोग घर में आकर के बॉम्बे, बनारस, इलाहाबाद, फरीदाबाद, हैदराबाद में जो कमाते थे सब घर पहुंच गए। सबसे पहले झारखंडे सबको घर लाया था। ठीक है, लॉकडाउन में सबसे पहले झारखंडे घर लाया और सब घर में आया। ये काम जो दिखा वो पूरा चाइना को पिछाड़ दिया। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कंट्री पूरा वर्ल्ड में भारत। ठीक है, ये मेहनत जो है गजब का रंग लाया। ठीक है, तो ये आदमी उस बीच में ये आदमी 2020 ईस्वी में सोहराय और कोहबर चित्रकला शैली को जीआई टैग दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मतलब पूरा जो झारखंड का जो कला शैली है सोहराय और कोहबर, इसको अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है जीआई टैग। झारखंड का एकमात्र जीआई टैग जो है वो यही है, सोहराय और कोहबर। कोहबर जो है उरांव लोग का बिरहोर लोग करता है। कोहबर जो है बिरहोर लोग करता है और हजारीबाग में बिरहोरों की संख्या है। हजारीबाग में बिरहोरों को बसाने के लिए घर भी बना था, लेकिन घरवा में जैसे वो सब गया तब बोला कि घरवा बोलो हो, तो घरवा बोलो हो हम ना रहबो, तब नहीं रहता है उसमें। ठीक है, अब वो नहीं रहता है तो फिर खत्म खेला हो गया यहाँ पे। तो ये चीज है। तो कहने का मतलब है उस जंगल, पहाड़, पर्वत में रहना ही पसंद करता है, प्रकृति के गोद में रहना पसंद करता है, तो ठीक है रहे। तो ये याद रखना है जीआई टैग। देखिए 3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला जीआई टैग जो सोहराय कोहबर को 2020 में मिला था, याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है पहला 2025 में, ठीक है, पहला झारखंड का रामसर साइड, ठीक है, रामसर साइड, पहला रामसर साइट 2025 में बना था उधवा झील। ठीक है, उधवा झील, ठीक है, उधवा झील
पहला जो है उधवा झील रामसर साइट बना है यहाँ का, ठीक है। और जो है जीवाश्म एक प्रकार से मतलब जीवाश्म क्षेत्र घोषित किया गया है, जीवाश्म पहाड़ी घोषित किया गया है, मतलब ये पुरातात्विक धरोहर एक प्रकार से पहाड़ी को घोषित किया गया। कन्हरी को अभी हाल फिलहाल में झारखंड का पहला, ठीक है। तो ये सब थोड़ा याद रखिएगा, पहला पहला इंपॉर्टेंट है, पहला पहला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जितना भी बात बताएं ये तो आपका ऑप्शन हो गया, लेकिन एक व्यक्ति का नाम आप देख रहे हैं यहाँ, ये नहीं है, इनको चित्रकारी नहीं आता है भाई साहब, ठीक है। ये चित्रकारी से संबंधित नहीं है। सिमोन उरांव, सिमोन उरांव को कहते हैं बोरामैन। बोरामैन मतलब ये बोरा बांध बनाते थे, जहां पर जैसे पानी बह रहा है तो बेचारा बोरा में बालू भर भर करके और ओकरा मेड़ बना देते थे, पनिया को रोकते थे, तो बोरामैन इन्हीं को कहा जाता है, सिमोन उरांव को। उसके बाद इन्हीं को बोला जाता है जल पुरुष, झारखंड में जल पुरुष, वाटरमैन ऑफ झारखंड, इन्हीं को बोला जाता है, सिमोन उरांव को। याद रखेंगे 2016 में इनको पद्म श्री पुरस्कार मिला, दीपिका पादुकोण नहीं, दीपिका कुमारी तीरंदाजिया जो खेलती है, ठीक है, तो उसके साथ मिला है इनको पद्म श्री पुरस्कार। ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम थम्स अप कीजिएगा सब लोग और एकदम लाइक करते जाइएगा सेशन, ठीक है। अभी तक जितना लोग है वो उतना लोग भी लाइक नहीं किए, भाई लाइक कर दीजिए यार। ये लाइक करने में जितना देर बोलते हैं उतना देर 5 गो प्रश्न पढ़ा देते, अपने मन से करते तो हमरा बोले पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो है सिमोन उरांव इंपॉर्टेंट हो गया, यही ऑप्शन यहां होगा जो चित्रकारी से संबंधित नहीं। यही 3 गो आदमी चित्रकारी से संबंधित है जो इतना पेचीदा पेचीदा चित्रकारी किया है, गुलाब बना दिया है, गेंदा फूल बना दिया है, उसके बाद जो कबूतर बनाया है, मैना बनाया है, तितली बनाया है, बटरफ्लाई बनाया है, सब बनाया है, ठीक है। तो ये सब जो है ये थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ गया होगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये फिर नेक्स्ट चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर होगा। देखिए निम्न में से झारखंड का कौन सा सदानों की भाषा नहीं है? कौन सा सदानों की भाषा नहीं है? यहाँ इतना भाषा है लेकिन कौन सा भाषा सदानों की भाषा नहीं है? भाई साहब नागपुरी है। देखिए कौन सा है नहीं है, पहले एगो मैप बना लेते हैं, वहीं पर देख लेते हैं कौन सा सदान का है नहीं है, आप लोग खुदे कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात किया जाए यहाँ पे भाषा, तो भाषा जो है ना इसको हम 2 खंड में बांट कर देखते हैं। एक तो बांट लेते हैं यहाँ पे मतलब गैर जनजातीय भाषा, गैर जनजातीय भाषा। गैर जनजातीय भाषा मतलब जनजातियों की भाषा ये नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे बात किया जाए, एक होता है यहाँ पे जनजातीय भाषा, दूसरा जनजातीय भाषा। समझ में आ जाता होगा, लिखते होंगे सो, ठीक है। एकदम धीरे धीरे लिखेंगे कछुआ के चाल में, तो फिर आप लोग को भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो मतलब राइटिंग ठीक है हमरा, लेकिन यहाँ थोड़ा अब धीरे धीरे सुधरेगा, नहीं तो 15 दिन होबे किया है इसको आए हुए, ठीक है। तो गैर जनजातियों की भाषा जो है, गैर जनजातियों की भाषा इसको कहते हैं सदानों की भाषा, सदानों की भाषा। हमारे यहाँ गैर जनजाति कौन है? सदान को कहते हैं, दिकू को कहते हैं। तो ये सब जो बोलता है वही होता है यहाँ पे सदानों की भाषा। और ये जो है यहाँ पे हो गया आदिवासी की भाषा, आदिवासी की भाषा। तो ये दोनों भाषा हो गया। अब गैर जनजाति सदानों की भाषा में देखेंगे तो इसको यहाँ पे रखेंगे, जैसे यहाँ पे खोरठा बोला जाता है, खोरठा, ठीक है। पंच परगनिया, पंच परगनिया, परगनिया, ठीक है। कुरमाली, कुरमाली, ठीक है। उसके बाद खोरठा, खोरठा। हिंदी भी बोला जाता है, हिंदी तो वैश्विक स्तर पर सब समझते हैं। तो ये सब जो है ये सब हमारा गैर जनजातियों की भाषा हो गया। हालांकि जनजाति भी इसको बोलते हैं, ऐसा नहीं, जनजाति लोग को बतियाना रहेगा आपसे तो हिंदी में बतिया लेगा, और अपने अपने मुंह सब बतियाता है तो कैच कोट कोटे, तो वो बोलता है चिकोटे कोटे, तो आप नहीं समझ पाए कि किटी कुचा कोटे का मतलब क्या हुआ। लेकिन वो सब समझ गया, वो सब आपस में बतिया लिया, आप ही के सामने में कोड वर्ड बतिया गया। हम लोग को बतियाना था तो तनी साइड में चलते, तनी साइड में चला, अब साइड में चलते हैं तब अपन भाषा में बतियाते, अब वो सब आपके सामने में काय कुट ऐसे बोल देगा, ठीक है। लेकिन आप नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। अब वो सब अपने बतिया लिया कि आपको वहां थुरना है, कि आपको भगाना है, कि आपको लपेटना है, और वही बतिया गया और आप लोग समझते रहिए। तो ये चीज होता है। तो ये भाषा जो है जनरली लोग समझ जाता है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर जो है आदिवासियों की भाषा अगर बात किया जाए
तो यहाँ पे दो भाग में आदिवासियों की भाषा को बांटा जाता है। एक तो यहाँ पे और एक हो जाएगा ऑस्ट्रिक परिवार, ऑस्ट्रिक, ठीक है, एक याद रखेंगे ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक भाषा। अब ये ऑस्ट्रिक भाषा और एक होता है यहाँ पे द्रविडियन, द्रविडियन। तो द्रविडियन एक ऑस्ट्रिक भाषा जो मुंडा परिवार हो जाता है यहाँ पे, मुंडा, ठीक है, इसमें मुंडा परिवार हो जाता है, इसमें मुंडा हो जाता है। इसमें उरांव परिवार के लोग आते हैं, उरांव, और उसमें माल्टो कुड़ुक आ जाता है। माल्टो जो आता है सोरिया पहाड़िया माल पहाड़िया का आता है, और कुड़ुक जो है वो आ जाता है उरांव का द्रविडियन में, तो वो अलग बात है। तो यहां पर अगर आप अच्छे देखेंगे ना तो कुड़ुक, यही कुड़ुक है, कुड़ुक, कुड़ुक यही है, कुड़ुक या कुरुक। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे नागपुरी जो है सदानों की भाषा पंचपरगनिया है, यहाँ पे कुरमाली है, लेकिन जो है कुरुक जो है ये जो है द्रविडियन परिवार का है, ठीक है, द्रविडियन, द्रविडियन परिवार की भाषा है, ठीक है, ये द्रविडियन परिवार का भाषा है। और इसमें जो है द्रविडियन परिवार में उरांव की भाषा, उरांव जनजाति के भाषा है, याद रखेंगे। और ये उरांव की भाषा है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है। और एक जो है ना, ये देखा जाए पूरा तरीका से तो कुड़ुक भाषा इसको बोलते हैं, कुड़ुक, कुढ़ु औख, कुड़ुक, कुड़ुक भाषा इसको बोलते हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा, सब ये सब पूछा जाएगा आपको, ठीक है, ये सब जो है पूछा जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो ये सब किसी तरह का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सदान जो है ना, हमारे यहाँ सदान, हमारे यहाँ जो सदान रहते हैं वो याद रखेगा। सदान से 2 ही 3 क्वेश्चन पूछता है। दीकू सदान, तो दीकू जो हो गया बाहरी आकर रहे थे, नून तेल व्यापार करने आए बाहर से, वो बसे यहाँ, उसको कहते हैं दीकू। और यहीं के जो बसे हुए थे, यहीं के रचे हुए थे, उसको कहते हैं क्या, सदान बोलते हैं। तो सदान जो है वो यहाँ के मूल रूप से निवास करने वाली जनजाति, निवास करने वाले जाति हैं, याद रखेंगे। उसकी भाषा ये सब है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसकी संख्या जो है झारखंड में 60% है, इसकी संख्या झारखंड में 60% है। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सदानों की संस्कृति और ये सब आप जब मेंस का पढ़ेंगे, मुख्य परीक्षा जेपीएससी, तो उसमें पढ़ना पड़ता है। सदानों से क्वेश्चन है, सदानों की संकल्पना और कहां से आया, मगध के क्षेत्र से आया, ठीक है। उसके बाद जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो है वो क्या बोला था कि सदानों का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो ये सब सिद्धांत उद्धांत पढ़ना पड़ता है, वो आपको नहीं पढ़ना है यहाँ डिटेल से, ठीक है। तो वो सब यहाँ नहीं करना है, बस इतना थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आवाज ठीक है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सब कुछ बताते चलिएगा। हम देख लेंगे कि आप लोग एकदम थम्स अप कर दे रहे, तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है, आवाज ठीक है। चलिए, आज लगता है संख्या ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, मजा तो नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि प्रजातीय दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति किस वर्ग में आती है। प्रजातीय दृष्टि से, देखिए भाषा के दृष्टि से अलग पार्ट रखा जाता है, प्रजातीय दृष्टि से अलग पार्ट में रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रजातीय दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति मतलब संथाल, संथाल इनडायरेक्ट पूछा, ठीक है, संथाल, क्योंकि बोला झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति किस वर्ग में रहती है, तो मतलब संथाल किस वर्ग में आती है। तो याद रखेंगे सबसे बड़ा जो वर्ग है झारखंड में जनजातियों का वो है ऑस्ट्रिक एशियाटिक परिवार, ऑस्ट्रिक एशियाटिक परिवार, ये सबसे बड़ा जनजाति वर्ग है। ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर पूछेगा कि भाषा की दृष्टि से जनजातियों में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो ये प्रजातीय परिवार कौन सा है, तो याद रखेंगे ये ऑस्ट्रिक एशियाटिक परिवार या ऑस्ट्रिक परिवार। ऑस्ट्रिक परिवार में बहुत ज्यादा जनजाति लोग आते हैं। अगर आप द्रविडियन परिवार का जाएंगे, द्रविडियन परिवार ग्रुप में जाएंगे, तो इसमें केवल उरांव और कुछ जनजाति आते हैं, बाकी इसमें ज्यादा लोग नहीं आते हैं। उरांव ही समझिए इसमें आता है, बाकी सब जो है आपको ऑस्ट्रिक एशियाटिक परिवार में आते हैं। जैसे आपका जो है मतलब संथाल सबसे बड़ा जनजाति, संथाल जो है इसी में आएगा, ठीक है। आपका मुंडा, मुंडा इसी में आएगा, आपका हो इसी में आएगा, ठीक है। तो इसमें सोरिया पहाड़िया सब ग्रुप में इसी में आएगा, ठीक है। तो आप देखिए सबसे दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो इसमें आती है, उरांव, ठीक है। उरांव जो है कुड़ुक जिसका भाषा है,
और मालतो भाषा वाला लोग तो भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि उरांव जनजाति जो है उसका द्रविडियन भाषा द्रविडियन परिवार में आते हैं, ठीक है। जनजातीय दृष्टि से वर्ग में बांटा गया है, ऑस्टिक वर्ग, एशियाटिक और एक द्रविडियन भाग। तो द्रविडियन वाला में उरांव आता है। बाकी जनरली जितना ज्यादातर मिलेगा वो आपको एशियन परिवार में मिलेगा, मतलब ऑस्टिक एशियाटिक परिवार का भाषा मिलेगा। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। काकेसाइड हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। अब मंगोलाइड जो चाइना ऊना वाला में चांगचुंग बोलता है उधर मिलता है। तो ये जो है यहाँ पर नहीं हमारे यहाँ है। वो गोभी उभी मरुस्थल स्थल टाइप में जाएंगे ना तो उधर मिलता है, तो ये नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना, ये दो वर्ग है। भाषा के आधार पर तो हम अभी बताएं, लेकिन ये जाति के आधार पर है, मतलब वर्ग, जातियों को वर्ग में एक ऑस्ट्रिक एशियाटिक वर्ग है और एक है जो यहाँ पे द्रविडियन है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिक एशियाई जो परिवार है उसके सदस्य हैं कौन आते हैं, तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति मतलब संथाल। 31% इसकी आबादी है, 31.8% आबादी पूरा है। जितना जनजातियों की आबादी उसमें 31.8% आबादी किसका है, तो ये संथालों का है। 2011 जनगणना के अनुसार आपको बता रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। संथाल लोगों का सबसे अधिक आबादी सर्वाधिक जो है सर्वाधिक आबादी जो है ये संथाल परगना में मिलेगा। संथाल परगना के क्षेत्र में आपको इनकी आबादी सबसे ज्यादा मिलेगा। ये सब कुछ नहीं किया था, जानते हैं, ये सब जब आया तो जब घुसा तो राजमहल के क्षेत्र में जो सूर्या पहाड़िया माल पहाड़िया हमारे क्षेत्र में जो जनजाति थी वो सब राजमहल के क्षेत्र में रहता था। उसको पूरा तरीका से मार मोर करके थूर थार करके पहाड़िया को ऊपरे भेज दिया। बेचारे लोग डर से ऊपरे ही रहता, मारा ऊपरे, अब सब भाग गया बेचारा सूर्या पहाड़िया माल पहाड़िया लोग। अभी उसकी स्थिति बहुत खराब है, इसीलिए रघुवर सरकार को मोबाइल बांटने का बात करता था। तो मेरे कहने का मतलब है ना कि वो सबको मार मुर करके और ये सब जो है शासन व्यवस्था अपना लिया है। सूर्या पहाड़िया का शासन व्यवस्था को अपनाया है कौन, संथाल वाला लोग। सोचिए, मतलब उसके एरिया में घुस के उसको अपदस्थ करके उसको हटा करके अपने जगह ओकरे शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था जो संथालों की शासन व्यवस्था है उसको यहाँ पे अपना लिया गया, ठीक है। तो संथाली लोग से टकराने का नहीं है, ठीक है, संथाली लोग से टकराने का नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एकदम, ठीक है। सजला और गेंदा गुलाब, देखिए सजला अलग है, गेंदा गुलाब अलग है। गलपिका, एक और याद रखिएगा, गलपिका, ठीक है। गलपिका, देखिए सजला, गलपिका, गेंदा गुलाब, ठीक है, ये सब किसका है, तो ये किसके द्वारा रचित है, तो ये सब हिंदी का है, हिंदी का रचना है, हिंदी, ठीक है, हिंदू नहीं, हिंदी ये हिंदी की रचना है, याद रखेंगे, हिंदी की रचना है। तो ये राधा कृष्ण का है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन यहां से बनेगा। इन्हीं के नाम पर सबसे बड़ा पुरस्कार राधा कृष्ण पुरस्कार दिया जाता है। सब लोग दिल से एक बार तो जितना लोग अभी लाइव है उतना सब लोग जो है एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, तो इस वीडियो को जो पढ़ने उड़ने वाला ग्रुप में, ठीक है, उसमें शेयर कीजिएगा, गांजा भांग वाला में नहीं, ठीक है। उस तरह का लोग आ जाएगा तो फिर गड़बड़ा देगा यहाँ। तो शेयर कर दीजिए थोड़ा, मतलब एक ग्रुप में कम से कम ईमानदारी से एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए जो एजुकेशन ग्रुप हो, ठीक है। कोई नहीं आपको गलत कहेगा क्योंकि पढ़ाई के संबंधित बात को शेयर कर रहे, कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। चलिए, तो राधा कृष्ण हो गया, ये इन्हीं का था। सजला, गेंदा गुलाब, ठीक है, गलपिका, फिर उसके बाद भारत छोड़ो, अधिक अनुपजाओ, सब इन्हीं का था, ये याद रखिएगा, ठीक है। नीलोत्पल मृणाल का भी याद रखिएगा, युवा साहित्य पुरस्कार इनको मिला है, ठीक है, साहित्य पुरस्कार इनको मिला है। तो ये नीलोत्पल मृणाल का है डार्क हॉर्स, ठीक है, डार्क हॉर्स, ठीक है, डार्क हॉर्स, ठीक है, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो अंधेरे में दौड़ रहा था, किसी को पता नहीं था कि वो क्या करेगा जिंदगी में, लेकिन बाद में एक के बाद सब बोलता है तो एकदम नीलट बेकार है, कुछ नहीं है, किसी काम का नहीं है, अब वो आईएएस बन जाता है, डार्क हॉर्स, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। ए अवघड़, ठीक है, अवघड़ डार्क हॉर्स इन्हीं का है, ठीक है। रोज करकेट्टा, जो आज हाल फिलहाल में निधन हो गया, रोज करकेट्टा, ठीक है, खड़िया ओलोंग, खड़िया
खड़िया से संबंधित लिखा हुआ मिलेगा। पाघा जोरी जोरी रे घाटो, ये बार बार पूछता है। इनका जो है ना रचना बहुत बार पूछा जाता है, अभी हाल फिलहाल में इनका निधन हुआ है तो इस बार पक्का पूछा जाएगा। आप लोग रोज करकेट्टा का जितना भी लिखा गया पुस्तक है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रेमचंदाय लुड़कोई ऐसा लिखा हुआ पढ़ेबो न करता है कभी कभी। इनका देखिए, इनका जब पूछेगा रचना ना, अगर आप पढ़े नहीं जान रहे ओकरे टिक लगा दीजिएगा। अगर इनका रचना पूछा और अगर बोला कि निम्न में से रोज करकेट्टा का रचना कौन है, तो पढ़े नहीं आएगा ओकरे मार दीजिएगा। प्रेमचंदाय लुड़कोई हमको भी नहीं आता था, ठीक है। उसके बाद पाघा जोरी जोरी रे घाटो, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारा खड़िया ओलोंग, खड़िया से संबंधित इनका लिखा हुआ मिलेगा। तो आप लोग यही दिमाग लगाइएगा इनका। अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, कोई भी आप एग्जाम दीजिए, झारखंड पुलिस दीजिए, जेपीएससी दीजिए, कुछ दीजिए, तो साहित्यकार से एक क्वेश्चन इन्हीं से पूछेगा, ठीक है। ये नहीं पूछेगा facebook@love ये सब जो है वो लिखी, निकिता उकिता लिखिए, एक बार पूछ दिया, बाकी सब फेसबुक पर पड़ गया। सरकार को लगा नहीं पूछना चाहिए, वो सब नहीं पूछेगा। थोड़ा इनका पूछता है, रोज करकेट्टा का पूछेगा, याद रखिएगा, ठीक है। इनका भी निधन हो गया अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। चलिए, हमारा तो सबसे एकदम प्यारी सी लगती है ये महुआ मांझी, ठीक है। मरांड घोड़ा नीलकंठ हुआ, ऐसा कुछ इनका लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। मरांड घोड़ा नीलकंठ हुआ, शायद यही लिखी महुआ मांझी, हाँ इन्हीं का है, ठीक है। ये एकदम बहुत प्यारी बोलती है। राज्यसभा सांसद हैं जेएमएम के, जेएमएम। हमारा गुस्सा आता है ना तो इन्हीं का लेक्चर कभी सुनते हैं, कभी कभी बोलती है कहीं तो सुनते हैं, बड़ी मीठा मतलब प्यार से, मतलब राज्यसभा सांसद है, उम्र भी बहुत हो गया लेकिन बोलती एकदम लगेगा बच्चा बोल रही, तो एकदम बहुत प्यारी बोलती है। महुआ मांझी, नाम भी महुआ है, महुआ मांझी। तो ये जो है राज्यसभा सांसद है जेएमएम से, ठीक है। अभी जो है रांची से सीपी सिंह शायद चुनाव इनको हरा दिए हैं, ठीक है। रांची से विधानसभा चुनाव लड़ी थी, हार गई हैं। महुआ मांझी, याद रखेंगे, महुआ जो है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत रखा गया है, लातेहार में, लातेहार में, याद रखना है। आप पेड़ा जो है वो देवघर का भी है, ठीक है, दुमका का है और देवघर का है। पेड़ा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, पेड़ा जो है देवघर दुमका का है, लातेहार का महुआ है और ये महुआ मांझी है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जितना बात बताए हैं वो सब साहित्यकार में एकदम हिट प्रश्न है। हिट प्रश्न मतलब हिट है, ठीक है। ये सब जो है ना पक्का पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारसनाथ पहाड़ी स्थित है, बहुत बार पूछ चुका है, आपको बार बार नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि पारस मतलब पहाड़िया का ऊंचाई कितना है, 1365 मीटर, ठीक है। 68 लिखा गया, 65 लिखे तो 65 मीटर या 4478 फीट, ठीक है। देश में 271वां स्थान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मधुबन है, ठीक है। जैन धर्म का मक्का बोलते हैं, जैन धर्म का मक्का बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत बार पूछ चुका है, ये नहीं पूछेगा बार बार कि पारसनाथ का ऊंचाई कितना, 1365 मीटर या तो फीट में 4478, देश में स्थान ऊंचाई में, एकड़ से बड़ी बड़ी ऊंचा पहाड़ है पूरा देश में। मतलब एवरेस्ट जो एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है विश्व का, ओकर ऊपर वाला बर्फा जो गिरता है नीचे, वो गिरने के बाद पारसनाथ से ऊंचा हो जाता है। तब कुल मिला के बहुत ऊंचा पहाड़, 271वां स्थान है कर। और फिर उसके बाद मधुबन में है, मधुबन यहीं आसपास में जंगल है, यहाँ पे दोनों लोग रहते हैं जैन धर्म के, एक होते हैं श्वेतंबर, ठीक है। यहाँ पे श्वेतंबर जो है, जो ये रहते हैं, मतलब ये श्वेत कपड़ा पहनते हैं, और एक होते दिगंबर। तो दिगंबर जो है ना वो नेकेट रहते हैं, वो दिशा को ही अपना वस्त्र मानते हैं। तो ये दोनों लोग जो है दोनों यहाँ पे रहते हैं। सबसे पढ़ा लिखा जो धर्म है वो जैन धर्म है, मतलब 95% से प्लस एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग बात है। सोचिए दिगंबर में नेकेट रहते हैं, उसके बाद भी आपको जैन धर्म में किसी तरह का आपको नहीं देखने को मिलेगा कि इसमें आज इस तरह का गलती हुआ, कल उस तरह का हुआ। इतना समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पे लड़ाई झगड़ा बहुत कम होता है, ठीक है। और हिंदू धर्म में बाबा लोग पहन के भी रहता है,
तब वो आपको उल्टा पलटा न्यूज आ जाएगा सुनने को, ठीक है। तो कारण है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब हमको नहीं याद करना है, बार बार जो है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये तो गंधा दिया पूछ पूछ करके, तो नहीं पढ़ना है। ये पारसनाथ पहाड़ी स्थित है, तो याद रखेंगे ये उत्तरी छोटा नागपुर में तो है, उत्तरी छोटा नागपुर में है, ठीक है। लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर की निचली होगा, निचली, ठीक है, निचली भूमि पर, उत्तरी छोटा नागपुर की ऊपरी भूमि पर, या दक्षिणी छोटा नागपुर में। तो याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग दीजिए ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर बताइए, यहाँ पे कोई नहीं बता रहे हैं इसमें, ठीक है। एच कहाँ है ऑप्शन इसमें भाई साहब, एच बता रहे हैं। अरे भाई यहाँ पर ए बी सी डी है तो एच बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है बी नंबर ऑप्शन होगा, छोटा नागपुर जो क्षेत्र है यहाँ पे उत्तरी छोटा नागपुर का जो निचली भूमि है उस पर स्थित है, उत्तरी छोटा नागपुर का निचली भूमि पर स्थित है, याद रखिएगा। अब निचली भूमि पर कैसे है थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निचली भूमि मतलब ये झारखंड है, ये जो है ये झारखंड है, ठीक है। तो ये आपको अगर मान लेते हैं झारखंड है, तो यहाँ लातेहार टोरी क्षेत्र है, ये लातेहार का एरिया है, लातेहार टोरी क्षेत्र, टोरी दामोदर नदी ऐसे निकलती है और ये जो है ऐसे बहती है, ये दामोदर, ये दामोदर है, इस तरह से बह रही है। अब यहां पर देखेंगे तो इस एरिया में ये हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, और ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। तो उत्तरी छोटा नागपुर जो है ना, ये नदी के इस ओर और नदी के इस ओर इसकी ऊंचाई ज्यादा है। यहाँ पर ऊंचाई जो है यहाँ पर लगभग जो है 600 से 700 मीटर है, 600 से 700 मीटर है। इधर भी दक्षिणी छोटा नागपुर तरफ भी और उत्तरी छोटा नागपुर के तरफ भी। आप रांची जाइए हजारीबाग और पटना के तरफ से, तो ऐसे ऐसे पहाड़ चढ़िएगा, तब जाकर के आप जब एकदम रामगढ़ से आगे बढ़िएगा तो एक नदिया एकदम ऊपरे में मिलेगी, और वो दामोदरा नदिया उधर दक्षिणी छोटा नागपुर का इधर उत्तरी छोटा नागपुर को बांटती है। तो मेरे कहने का मतलब ऊंचाई जो है नदी के तरफ ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा है, जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो ये ऊंचाई कम होते जाता है, और इधर ऊंचाई जो है वो 300 मीटर से लेकर के 150 मीटर तक ऊंचाई हो जाता है। और इधरों जब जाएंगे, जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाएंगे, यहाँ पे दक्षिण की ओर जाएंगे, इधर भी ऊंचाई 300 से मतलब 150 मीटर तक ऊंचाई हो जाता है। इसीलिए चाईबासा का मैदान का ऊंचाई जो है वो 150 मीटर तक का ऊंचा मिलेगा, और ऊपर वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं जिसको उत्तरी भाग बोलते हैं, उसका जो भी ऊंचाई है, जैसे कोडरमा उडरमा ऊपरी वाला जो भाग है उसका भी ऊंचाई 150 से 300 मीटर मिलेगा। तो इस तरह से जो ये भाग है ना, तो देखा जाए सबसे ज्यादा ऊंचाई बीच में है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसको हम बांट देते हैं, तो ये अगर उत्तरी छोटा नागपुर है, ये उत्तरी छोटा नागपुर है, तो इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। ऐसे ये 2 पार्ट में बांटा जाता है। देखिए ये 2 पार्ट में अगर यहां बांटे तो इसको बोलते हैं निचली भूमि, निचली भूमि, भूमि ये हो गया निचली भूमि, याद रखेंगे। और ये जो हो गया ये ऊपरी भूमि हो गया, ऊपरी, ठीक है, भूमि। तो उत्तरी छोटा नागपुर का निचली भूमि और उत्तरी छोटा नागपुर का ऊपरी भूमि। तो याद रखेंगे ये जो पहाड़ है वो ये गिरिडीह वाला क्षेत्र में यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। भाई कहाँ फटाफट उड़ने लगते हो यार, थोड़ा रुको भी तो, मतलब कि क्या यार, हमारे साथ भी तो रहा करो। देखिए कहाँ इतना स्पीड में भाग जाता है यार, तभी कभी कभी रुको तो, कभी कभी इतना फास्ट काहे चलता है समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं है, रुकेगा रुकेगा। देखिए ये जो है ना, यहां पर अगर बात किया जाए तो इसमें देखते हैं अगर अच्छे तरीका से, तो ये जो यहाँ 2 पार्ट में अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है। पता नहीं इसको ज्यादा देर तक रोक के रखते तो आग बकाने लगता है, ये भी गजबे भाई, समझे। हमारे साथ कोई टिकबे नहीं करता है, यही दिक्कत होता है। चलिए ये जो है ये आपका गिरिडीह वाला पार्ट हो गया। यहाँ पर है पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ। तो ये जो पारसनाथ पहाड़ी जो है ना, यही पहाड़ी जो है हजारीबाग का क्षेत्र में ही है, ये उत्तरी छोटा नागपुर के क्षेत्र में ही है, लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर की निचली भूमि पर है। बढ़िया क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बनेगा, उत्तरी छोटा नागपुर की निचली भूमि पर पारसनाथ पहाड़ी है। और याद रखेंगे पारसनाथ पहाड़ी जो है ये एरिया से जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल, ठीक है, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत का हिस्सा है। विंध्य पर्वत यहाँ घुसा,
तो यहाँ जो है आपको मिलेगा झारखंड का दूसरा ऊंचा पहाड़ सर्वत पहाड़। आगे जाएंगे यहाँ बंडा पहाड़ भी मिलेगा जहां 7 जवान शहीद हुए थे। आगे यहाँ जाएंगे तो नेक्स्ट जाए चतरा एरिया में अगर घुसेंगे तो यहाँ पे केलवा पहाड़ मिलेगा। फिर हजारीबाग में घुसेंगे तो कन्हरी उनहरी और यहाँ पे आपको सिलवार उलवार का पहाड़ मिलेगा। फिर आगे जाएंगे तो गिरिडीह में जो है यहाँ पे पारसनाथ पहाड़ी मिलेगा। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये जो एरिया का यार क्या हो रहा है आज इसको, अरे भाई थोड़ा सा संभल जाओ यार, यहाँ पढ़ाना है सब, नहीं तो भाग जाएगा लोग अगर इधर उधर हुआ तो। ठीक है चलिए, तो ये यहाँ पर देवघर में जाएंगे तो बूढ़ा पहाड़ी हो गया। तो ये सब चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, याद रखेंगे। हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर जो है वो हजारीबाग का जो है ये, अरे कहाँ पर आ गया, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा है। ठीक है, वो तो कहीं और चल गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहीं पर होगा कहीं। हाँ ये, तो इसको ध्यान में रखना है। तो बी नंबर ऑप्शन होगा, उत्तरी छोटा नागपुर का जो है निचली भूमि पर स्थित है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। कौन सा डिवाइड करता है, कौन सा नदी डिवाइड करती, तो दामोदरा दोनों को बांटती है, ये सब याद रख सकते हैं। ये सब जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए वो सब भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। देखिए, निम्न में से कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है, झारखंड की कौन सी सदा नीरा नदी है। देखिए इसमें से कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है। ठीक है, सब लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नहीं सब्सक्राइब किए होंगे एकदम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पर जो है दंगल पूरा तरीका से चलेगा। 5-10 दिन पढ़ जाइएगा, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से झारखंड की कौन सी सदा नीरा नदी है। सदा नीरा मतलब है ना पनिया हमेशा रहता है, उसमें पानी जो है उसमें हमेशा रहता है। कौन सी नदी है जिसमें पानी हमेशा रहता है, तो याद रखेंगे ये नदी जो है पानी किसमें सदा हमेशा रहता है, तो झारखंड का ज्यादातर नदी बरसाती है। ठीक है, बरसात में एकदम उफान पर रहती है। ठीक है, बरसात में नदियां उफान पर रहती है। ठीक है, और बरसात जैसे खत्म हुआ, गर्मी का समय आया तो सब सूख जाती है। तो झारखंड में ज्यादातर नदियां बरसाती है, लेकिन एक नदी झारखंड से होकर के जो गुजरती है उसमें से नाम आता है सोन नदी। सोन नदी जो है ना, ये ऐसा नदी है झारखंड के क्षेत्र से गुजरने वाली, निकलती तो यहाँ उद्गम तो इसका नहीं होता है, लेकिन झारखंड से होकर एक गुजरने वाली ऐसी नदी है जिसमें देखा जाए तो सदा नीरा है, पानी हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये नदी के बारे में अगर बात किया जाए तो ऐसे याद रखिएगा, इस तरह से झारखंड अगर बनाइएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये झारखंड है, तो यहां से देखेंगे तो ये एरिया से इस तरह से यहाँ पे निकलती है मध्य प्रदेश से, एमपी से मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी से मध्य प्रदेश से निकलती है, मैकाल पर्वत अमरकंटक के क्षेत्र से निकलती है, ऐसे बढ़ती है। ठीक है, और ये ऐसे बढ़ती है, और यहाँ पर ना एक प्रकार से सीमे पर बहती है, सीमा के बाद अपवाह क्षेत्र ऐसे बढ़ता है, लेकिन सीमा पर बढ़ती है कितना, 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर जो है वो झारखंड, ठीक है, झारखंड याद रखेंगे, झारखंड और बिहार के बीच जो है, बिहार के बीच सीमा बनाती है 45 किलोमीटर का। अब फिर जो है ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, अब फतुहा में जाके पटना, इधर से गंगा नदी आती है, तो ये गंगा में मिलती है। ठीक है, तो ये नदी जो है ना 45 किलोमीटर का सीमा झारखंड और बिहार के बीच जो बनाती है, तो याद रखेंगे ये नदी ऐसी है जिसमें हमेशा पानी रहता है, हमेशा इस नदियां में पानी रहता है। इसी नदी का एक सहायक नदी जो है हमारे यहाँ से ऐसे जाता है और ऐसे करके जाता है, और इसी यही नदियां इसी मिलता है। ये उत्तरी कोयल। तो उत्तरी कोयल जो है ना नदी, ये जाती है और ये सोन नदी में ही मिलती है। तो सोन की सहायक नदी जो है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये उत्तरी कोयल नदी है जो हमारे यहाँ से बहती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सब अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो सोन झारखंड की एकमात्र जो है सदा नीरा नदी जो हमेशा पानी रहता है, यहाँ पे हमेशा जो है पानी होता है, तो ये हो गया नदी, सदा नीरा नदी हो गया सोन। ठीक है, याद रखेंगे मयूराक्षी एकमात्र, ठीक है, एकमात्र नदी जो नौका गम्य हो। ठीक है, नाव चलाने वाला हो, चलाने योग्य हो। नाव चलाने योग्य मतलब होता है नाव चला सके। जैसे पनिया शांत रहेगा तबे ना नाव चलाएंगे, पानी शांत नहीं रहेगा तो नाव नहीं चलता है। ठीक है,
पानी शांत रहता है तब नाव चलता है। तो यही जो है एक नदी है जिसमें शांति से बहती है, मैदानी एरिया टाइप का बहती है, तो वहां पे आप आराम से उसमें नौका गम्य कर सकते हैं, नाव चला सकते हैं। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी का बारे में बता दिए। ठीक है, ये सोन की सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है। ठीक है, और एक है स्वर्ण रेखा नदी जो स्वतंत्र रूप से बहती है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से, याद रखेंगे, स्वतंत्र रूप से बहने वाली नदी है, बहने वाली नदी है, बहने वाली नदी है। तो स्वतंत्र रूप से बहने वाली ये नदी है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये सब अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर ही स्वर्ण रेखा परियोजना है, 1981-82 में यह परियोजना बना था, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बना था। उत्तरी छोटा नागपुर पर परियोजना है, 1972 में लगा था उत्तरी कोयल परियोजना। मयूराक्षी पर जो परियोजना 1900 जो है 55-56 में ये कनाडा के सहयोग से बना था, मसानजोर डैम, याद रखिएगा ये सब। ठीक है, तो ये सब किसी तरह का भूलने का नहीं है। ठीक है, किसी तरह का भूलने का नहीं है। आदमी लोग ज्यादा लेकिन जुड़ नहीं रहे हैं। अरे भाई क्या हो जाता है, पढ़िए थोड़ा। ठीक है, अगर सेशन ठीक नहीं लगता है तो हमको बोला भी कीजिए, लाल मुंह भोकाल वाला भेज दीजिएगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि नहीं पढ़ने का मन कर रहा है लोग को। ठीक है, लाल मुंह वहां दिख जाता है दूरे से, भोकाल टाइप का। ठीक है, चलिए, एप्लीकेशन में आप जेपीएससी वाले लोग पढ़ रहे हैं तो जितना भी पढ़ रहे हैं उसमें आप बड़ी लाल मुंह बना लेते कि इसमें कम चल रहा है। आप पढ़िए, 3-4 को वीडियो मिलता है एक दिन में। ठीक है, जेपीएससी वाले को 3 मतलब एक तो लाइव दे दिए, 2-3 को एकदम हॉट टॉपिक जो देते हैं उसको भी पढ़िएगा। वो जो है ना पूरा तरीका से एकदम सीधे क्वेश्चन पूछेगा। एक 10 मिनट का वीडियो तो उससे 2 क्वेश्चन, 12 मिनट का हॉट टॉपिक जो दे रहे हैं वो अलग से बना दिए हैं, उसको 2-3 को वीडियो मिलते रहेगा रोज रोज। पढ़ते जाइए, नोट्स वोट सब मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो जेपीएससी वाला लोग एकदम पीटी सब को निकालना है, किसी को छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे तैसे नहीं पढ़ रहे हैं वहां पर, 1-1 घंटा 2-2 घंटा एक एक टॉपिक में लगता है, कहा है समझाना पड़ता है वहां। चलिए देखिए, फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो फल्गु नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपको दिखेगा कहाँ पे, तो याद रखेंगे। तो फल्गु नदी का उद्गम स्थल जो है ये याद रखना, छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें सिमरिया से निकलती है। ठीक है, सिमरिया से निकलती है, याद रखेंगे। इसका जो सहायक एक प्रकार से नदी है नीलांजन, नीलांजन। ठीक है, नीलांजन, लीलांजन, लीलांजन, लीलांजन इसी का सहायक नदी है, याद रखेंगे। फल्गु को अंतःसलीला बोलते हैं, अंतःसलीला, अंतःसलीला इसको बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। फल्गु जो है पितृपक्ष के दिन जो है यहाँ पितृदान दिया जाता है। पितृपक्ष के दिन में जिसके पिताजी नहीं है वो जो है पितृपक्ष के दिन जो है यहाँ दान देता है। फल्गु में जो है हड्डियों का अस्थि विसर्जन भी किया जाता है, तो अस्थि विसर्जन के लिए पितृपक्ष में इसका इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ से निकलती है नदी। ठीक है, इसका बड़ा रूप जो है वो बिहार गया में हो जाता है। यही फल्गु नदी के तट पर बैठ करके गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसको जो है ये याद रखना, फल्गु नदी को एक और नाम से जानते हैं, वामागधी। ठीक है, वामागधी। ठीक है, गधी, वामागधी। देखिए फल्गु को कहते हैं वामागधी, और एक नदी है सकरी, सकरी, सकरी मार्ग बदलने वाली नदी, मार्ग बदलने वाली नदी, बदलने वाली नदी, मार्ग बदलने वाली जो नदी है इसको कहते हैं सकरी नदी। और ये नदी जो है ना अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इसको कहते हैं सुमागधी, सुमागधी। ठीक है, गधी, सुमागधी। ठीक है, अब हम किसी को गधी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, हम यहां बोल रहे हैं। तो सुमागधी जो है वो सकरी नदी को कहते हैं, और बामागधी जो है वो फल्गु नदी को कहते हैं। अंतःसलीला इसी को कहते हैं। नीलांजन, लीलांजन जो है इसकी एक प्रकार से सहायक नदी है, याद रखेंगे। यही नदियां जाके बड़ा फल्गु का निर्माण करती है। यहाँ पे जितना काम होता है वो सब कुछ बता दिए हैं। अंतःसलीला जो है वो रामायण महाभारत होने मिलेगा, उसका बारे में आपको दिक्कत नहीं, उतना नहीं सोचना है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ये पठारी क्षेत्र सिमरिया जो चतरा में पड़ता है, इस क्षेत्र से ये नदी निकलती है। ये हमारे तरफ से जाकर के गुजरने वाली नदी है। ठीक है, इस बार बहुत उफान पर रही है, इसमें कोई बात नहीं है, उफान पर कभी कभी हो जाती है। बाकी आपको यही आंसर होगा, इधर कुछ भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये हो गया फल्गु नदी के बारे में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहां से देखिए, ये क्वेश्चन जितना रिलेट करेंगे ना, इसको एकदम VVI लिख लीजिए, पक्का यहां से एक क्वेश्चन छपेगा, पक्का लिख लीजिए, नहीं छपेगा तो पढ़ाने छोड़ देंगे, ठीक है। एक प्रश्न, ठीक है, एक प्रश्न जो है पक्का यहां से छपेगा, ठीक है, यहां से एक प्रश्न पक्का छपेगा, जितना बात बोलेंगे उससे, ठीक है। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से पद्मश्री पुरस्कार जो है किन्हें नहीं मिला है, पद्मश्री पुरस्कार किन्हें नहीं मिला है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चर्चे में था, शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलना चाहिए, ठीक है, भारत रत्न का प्रबल दावेदार है, झारखंड के एक व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए, शिबू सोरेन को मरणोपरांत भारत रत्न मिलना चाहिए, ये सुनने में आपको मिला होगा, ठीक है। तो ये जो है सुनने को मिला था, तो उसी टाइप का हम क्वेश्चन यहाँ बनाए हैं, चर्चे में जो ज्यादा रहता है तो वो पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से किन्हें पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है, तो याद रखिएगा यहाँ पे एक नंबर में जो है यहाँ पे गिरधारी राम गोंझू, गिरधारी राम गोंझू को मिला है, साहित्य से संबंधित है, याद रखेंगे। फोनवा लगता है बज रहा है, लेकिन आदमी को समझ में आना चाहिए कि हम लाइव चल रहे हैं तो वहां देखिए रहा है लोग, ठीक है। तो गिरधारी राम गोंझू दिन भर में कभी नहीं बजेगा, लेकिन लाइव समय में बजता है। देखिए गिरधारी राम गोंझू जो है, याद रखेंगे, इनको 2022 ईस्वी में, 2022 ईस्वी में गिरधारी राम गोंझू को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, साहित्य से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जानुम सिंह सोय, जानुम सिंह सोय, इनको मिला है पद्मश्री पुरस्कार, कब? 2023 ईस्वी में, 2023 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला है, याद रखना है। किसके लिए? तो साहित्य के योगदान के लिए, हो भाषा के विकास के लिए, हो भाषा के विकास के लिए इनको मिला है, याद रखेंगे। 2023 में जानुम सिंह सोय को, देखिए इनका जन्म जो हुआ था ना, अगर बात किया जाए तो इनका जन्म जो हुआ था, जन्म याद रखेंगे, जन्म जो हुआ था वो हुआ था पश्चिमी सिंहभूम में, लेकिन अभी ये रहते हैं कहां पे? तो घाटशिला में, ठीक है, घाटशिला में रहते हैं, घाटशिला में रहते हैं। तो कभी लोग हमको पूछा था, तो अभी घाटशिला के निवासी, मतलब पूर्वी सिंहभूम, घाटशिला कहां पर है? पूर्वी सिंहभूम में, तो ये पूर्वी सिंहभूम से आते हैं, याद रखना। 2023 में हो भाषा के विकास के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ठीक है। महावीर नायक, इन्हीं को कहा जाता है महावीर नायक, और ये कहीं कहीं लिख देगा महावीर जादव, ठीक है, यहाँ पे यादव, तो महावीर यादव या महावीर नायक यही है, इनको मिला है 2025 में, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है 2025 में। तो भाई 2022 देख लिए, 2023 देख लिए, तो 24वां काहे छोड़ देंगे? 24 वाला काहे छोड़ेंगे? 24 वाला भी आप कर लीजिए, ठीक है। तो 2024 में पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार याद रखेंगे। पद्मश्री पुरस्कार किनको मिला है? तो 2 व्यक्ति को मिला है, 2 झारखंडी को मिला है, ठीक है, झारखंडी को मिला है, 2 झारखंडी को मिला है। एक याद रखेंगे यहाँ पे, तो यार मतलब एक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नाम? ठीक है, यहाँ पे चामी मुर्मू, ठीक है, चामी मुर्मू, चामी याद रखें, चामू नहीं, चामी। अरे भाई मिटो भी यार, देखिए का इधर उधर घसकने लगता है जी, ठीक है। एक यहाँ पर है चामी मुर्मू, चामी मुर्मू जो है उनको मिला था। और एक जो है समाज सेवी है, सरायकेला खरसावां क्षेत्र से आती हैं, और ये जो है समाज सेवी है, समाज सेवी, ठीक है, समाज सेवी जो है, याद रखेंगे चामी मुर्मू। और दूसरी है यहाँ पे पूर्णिमा महतो, और ये जो है आर्चरी, मतलब तीरंदाजी से संबंधित है, तीरंदाजी से संबंधित है, याद रखेंगे ये तीरंदाजी से संबंधित है। कौन? तो पूर्णिमा महतो। तो पूर्णिमा महतो तीरंदाजी की से संबंध रखती है, जमशेदपुर से आती है। वर्तमान में जो है ये कोच हैं, कहाँ की कोच हैं? तो भारतीय तीरंदाज टीम की कोच है महिला में, याद रखेंगे। इनको 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार भी इनको 2013 में मिला था, 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको, पूर्णिमा महतो को। और अभी जो है इनको 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है चामी मुर्मू समाज सेवी के साथ में। और 2025 में जो है ये मिला है किनको? तो 2025 में महावीर नायक को मिला है,
तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और ज्यादातर ये पुरस्कार जो होता है ना, तो 2022 में याद रखें गिरधारी राम गोंजू साहित्य क्षेत्र में, जानुम सिंह सोय 2023 में हो भाषा के विकास के लिए, 2024 में चामी मुर्मू पूर्णिमा महतो, चामी मुर्मू सरायकेला खरसावां समाज सेवी, और ये जो है पूर्णिमा महतो जमशेदपुर, ये तीरंदाजी से संबंधित 2024 में, और महावीर नायक महावीर जादव 2025 में इनको ये पुरस्कार मिला है। ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहां से बनेगा, किसी तरह का किंतु परंतु नहीं। तो एक व्यक्ति यहां पर नाम आ जाता है, ये शिबू सोरेन, इनको पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है, इनको जो है पद्म पुरस्कार जो है नहीं मिला है। याद रखिएगा, इनको पद्म पुरस्कार नहीं मिला है, सीधे भारत रत्न इस तरह से नहीं कॉन्सेप्ट है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो पद्मश्री, ठीक है, एक अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो याद रखेंगे पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न सबका शुरुआत 1954 से हुआ था। तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन होता है? भारत रत्न, ठीक है, याद रखेंगे। हम जो बता रहे हैं समझिएगा, भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न भारत रत्न सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न हो गया देश का। विश्व का तो नोबेल पुरस्कार होता है, देश का, ठीक है। ये दूसरा हो गया पद्म विभूषण। इसके बाद होता है तीसरा पद्म भूषण, ठीक है, भूषण, और चौथा होता है पद्मश्री। तो अगर आप ये तीनों पुरस्कार चारों को देखेंगे ना, तो ये चारों पुरस्कार मिलता कैसे है? तो सबसे पहले किसी को अगर मिलेगा यहाँ पे, तो सबसे पहले किसी को मिलेगा तो ये मिलेगा पद्मश्री मिलेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा पद्म भूषण मिलेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा पद्म विभूषण मिलेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा तब भारत रत्न मिलता है। इस तरह का सीढ़ी है, ठीक है, इस तरह का सीढ़ी से होकर के यहां पर जाता है। पद्मश्री पहले मिलेगा, पद्म भूषण मिलेगा, फिर उसके बाद जो है पद्म विभूषण मिलेगा, और उसके बाद भारत रत्न मिलेगा। सीधे पहला क्लास में पढ़े और सीधे उठ करके एकदम पीएचडी कर लिए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ ये एक सीक्वेंस में मिलता है, ये डिसाइड इसी तरह से लगभग होता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण तक मिल गया, पद्म विभूषण मिलेगा, तब भारत रत्न मिलेगा, सीधे भारत रत्न ये नहीं मिलता है। तो मेरे भाई मतलब शिबू सोरेन को मिलना चाहिए, ठीक बात है, तो सब मिलता प्रोसेस में तब ना। अभी कोई यहाँ पे पद्म का पुरस्कार इनको नहीं मिला, सीधे भारत रत्न पर हाथ लोग डाल दिया, तो इस तरह से आसानी से नहीं होता है। अब देखिए सरकार जो केंद्र सरकार का डिसीजन लेती है, केंद्र सरकार के साथ अगर सट जाते हैं हेमंत सोरेन, तब तो उस सब रिकॉर्ड तोड़ करके ऊपर पहुंचा देगा, उसमें कोई बात नहीं है। ये सब चालू हुआ था कब? 1954 में सब प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा, सब 1954 में प्रारंभ हुआ था। इसमें ना ये पुरस्कार देने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ सरकार को ये पुरस्कार देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई पुरस्कार राशि नहीं दिया जाता, कोई पुरस्कार राशि नहीं दिया जाता, पैसा नहीं दिया जाता है, ये रुपया का सिंबल जो है नहीं दिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बोला जाए एगो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र कहने का मतलब है ना, देखिए ये जेपीएससी का सिलेबस है, ठीक है, ये सिलेबस है। तो प्रशस्ति पत्र का मतलब होता है ई तरह रहता है, ऐसे एगो ऐसे रहेगा, रबड़ कसल रहेगा, लड़कियां जो बलवा में बांधती है उला रबड़वा रहता है, तो ऐसे करके रहेगा, इस तरह हथवा में दे करके फोटो खिंचाता है, ठीक है। तो वही प्रशस्ति पत्र मिलता है, और कुछ नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता है इसमें, ठीक है। तो पैसा नहीं मिलता है, प्रशस्ति पत्र इसमें मिलता है, और बाकी 1 रुपया यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये यहाँ पर बात हुआ, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा अच्छे से, ठीक है। जितना क्वेश्चन बताए पक्का यहाँ से पूछा जाएगा। शिबू सोरेन का निधन हो गया है, तो याद रखेंगे ये जो है JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक थे, याद रखेंगे। अगर यहाँ बात किया जाए तो 1973 ईस्वी में स्थापना हुआ था, वर्तमान में सरकार इन्हीं का है। विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन ने JMM का स्थापना जो है गोल्फ मैदान धनबाद से किया था, धनबाद से किया था, ये सब याद रखिएगा। इनका जो था सोनोत समाज था, याद रखना है, ठीक है। सुनो बच्चों मतलब गुरु जी की गाथा, सुनो बच्चों मतलब ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन का गाथा, ये सब जो है ना कौन मतलब लिखे हैं तो आप लोग बताइएगा, ठीक है।
तो ये जो जितना बात बोले सब इंपॉर्टेंट है, सब बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखे रहिएगा, पक्का यहां से क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज लेकिन ज्यादा लोग नहीं जुटे, मतलब मजा नहीं आ रहा है सेशन में। ठीक है, आज ज्यादा लोग नहीं जुड़ा, सब हमको लगा था कि आज लोग जुड़ेगा लेकिन नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं है, जितना लोग है उतना लोग कम से कम ये सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक लगेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोमेंटम झारखंड समिट कब हुआ था? मोमेंटम झारखंड समिट कब हुआ था? मोमेंटम झारखंड समिट जो है ना, वो रघुवर सरकार के समय में हुआ था। उसमें उद्योगपतियों को आकर्षित किया गया था झारखंड की ओर, कि झारखंड में आओ, हमरे यहाँ खनिज है, हमरे यहाँ कोयला है, हमरे यहाँ लोहा है, हमरे यहाँ अबरक है, हमरे यहाँ मजदूर है, हमरे यहाँ फ्री में काम करने वाला भी मजदूर है, हमरे यहाँ सब कुछ है। ठीक है, सड़क नहीं था उस समय, तो लोग बोला था कि हम एरोप्लेन दे देंगे, ओकरा से कोयला ढो लीजिएगा, लेकिन आइए आइए हमरे यहाँ आइए। तो ये बात किया गया था मोमेंटम झारखंड समिट। मोमेंटम झारखंड समिट जो है ये किया गया था 2017 में। ये 2017 में मोमेंटम झारखंड समिट किया गया था, फरवरी महीना था। ठीक है, फरवरी महीना था, डेटवा याद नहीं रखिएगा, 12-13 ऐसे करके था, शायद 12 फरवरी 13 फरवरी, हमको उतना बढ़िया से याद नहीं है। ठीक है, डेटवा 12-13 फरवरी कुछ ऐसे था। तो ये था, और यहाँ पे इसका जो है ना शुभंकर जो था, शुभंकर मतलब समझते हैं, एक वो फोटो बना जाता है, जैसे आपका ब्याह हो रहा है तो लड़का लड़की का फोटो जो हो जाता है वो शुभंकर हो जाता है। ओकरे देख करके सब बाराती जाता है, ओकरे देख के सराती जाता है, ओकरे देख करके सब डिसाइड करता है कि मिठाइया जो मिलेगा बारातिया में ठीक रहेगा कि नहीं। ओकरे लड़की या लड़का का नक्शा देख करके बता देता है कि ये जो बाराती में सही खाना चलेगा कि नहीं, कि पुड़िया आधे पकल मिलेगा, इन्हें से छेदा करेंगे तो उन्हें हो जाएगा। तो ये सब डिसाइड करता है, तो शुभंकर वही होता है। तो शुभंकर यहां पर जो है ना वो क्या था, तो शुभंकर जो है एक हाथी, उड़ता हुआ हाथी को रखा गया था। उड़ता हुआ युवा हाथी जो था वो शुभंकर था। अब हाथी कहियो उड़ता नहीं है, लेकिन इस सब यहाँ पर जबरदस्ती हाथिया को उड़ा दिया था। कोई बात नहीं है, उड़ाया है हाथी। यहाँ पे मोमेंटम समिट हुआ, बहुत सारे उद्योगपति विदेशों से भी आए थे। कुछ यहाँ पे हो सकता है कि फायदे के बाद किया गया, बहुत सारा उद्योग धंधा आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समिट यहीं पर हुआ था। अब ब्रांड एम्बेसडर इसका कौन थे? ब्रांड एम्बेसडर कहने का मतलब होता है कि इसका जो है मतलब एक प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर सब कुछ में बनाया जाता है। जैसे सावित्रीबाई फुले योजना का वो अष्टमुराओं को बनाया गया है, तो एक प्रकार से मोटिवेशन उससे मिलता है लोगों को। तो ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन थे? तो एमएसडी कैप्टन कूल, महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड एम्बेसडर थे। और ये समिट कहां हुआ था? तो समिट हुआ था खेलगांव में। ठीक है, खेलगांव कहां पे है? खेलगांव रांची में ये हुआ था। तो खेलगांव रांची में ये समिट हुआ था। अब ब्रांड एम्बेसडर एमएसडी थे। फरवरी महीना 2017 में हुआ था ये समिट। रघुवर चचा उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उन्हीं के समय में ये समिट पूरी तरीका से हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, पूछ देगा। ठीक है, ये कभी पूछ देगा एग्जाम में, तो भूलने का नहीं है। क्या भूलने का नहीं है? नहीं तो फिर दिक्कत में फंस जाएंगे। मोमेंटम समिट झारखंड में 2017 ईस्वी में हुआ था। ये करंट अफेयर नहीं है, ये इतिहास में जो पहली बार काम होता है वहां से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आज मजा नहीं आ रहा है, ये आंकड़ा जो है नहीं पहुंचा, 100 से ऊपर पहुंचता तो इस सेशन को और जबरदस्त बनाते, लेकिन नहीं पहुंचा, कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कौन सा पार्टी बनाए थे? तो याद रखेंगे कौन सा पार्टी झारखंड के बाबूलाल मरांडी बनाए थे, क्योंकि अभी जो है इस सट गए हैं भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में। बिचवा में जो है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, जब इनको मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाकर अर्जुन मुंडा बना दिया गया तो फिर ये हट गए भाजपा से, अपन पार्टी बनाए। क्या अपने हैं? ऐसा आप देखेंगे पूरा झारखंड को हम ही सोच लेंगे। फिर बाद में इनको ऐसा रियलाइज हो गया
कि हमरा से नहीं हो पाएगा, हम तो नहीं कर पाएंगे, तो पता चलेगा कि फिर से सट गए। ठीक है, तो यहाँ जो सटे हैं तो अब जो है सटे हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन कौन सा पार्टी बाबूलाल मरांडी बनाए थे, क्योंकि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, तो कौन सा पार्टी बनाए थे, तो याद रखेंगे तो ये था झारखंड विकास मोर्चा। झारखंड विकास मोर्चा पार्टी बाबूलाल मरांडी बनाए थे। ये सोच करके बनाए थे, शायद 24-25 सितंबर था जो कंघी छाप था, मतलब जेकरा ढीला लीक हुक सब है वो निकालने का पार्टी बना दिए थे ये। लेकिन जो है ये पार्टी अपने ढीला निकालते रह गई। उसके बाद जो है ये पार्टी जाकर के अभी भारतीय जनता पार्टी में मिल गई है। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी में फिर से मिल गई है। ठीक है, वहां पर भी ये आदमी यही सोच के गए कि मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। तो वहां पर मुख्यमंत्री तो एक बनेगा और एक अनार पर 100 बीमार है, एक अनार पर 100 बीमार है। जैसे मुख्यमंत्री का पद एक अनार है, वो कब पर 100 बीमार है। मतलब झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भाजपा में घुसे यही सोच करके मुख्यमंत्री हमरा बनाएगा। ठीक है, उन्हें मधु कोड़ा अपन मेहरारू के साथ, मतलब अपन पत्नी के साथ, वो भारतीय जनता पार्टी में आए कि निर्दलीय मुख्यमंत्री हम पहला बने थे राज्य का, तो हमरो मुख्यमंत्री बनाएगा भाजपा वाले, वो घुसे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अर्जुन मुंडा केंद्र में हार गए, जनजातीय मंत्री थे, अर्जुन मुंडा हार गए, तो अबरी वो भाजपा में तो है थे, वो वहीं सटल हैं, उनको भी लग रहा है कि हमरे मुख्यमंत्री बनवल जाएगा। ठीक है, फिर आगे जो है अभी चंपई दा, मतलब उनको तो चस्का लग गया, बप्पा मुख्यमंत्री का पद बढ़िया होता है, कोई ना कोई मंत्री रहबे करते थे लेकिन मुख्यमंत्री का पद बढ़िया लगता था, लगा 4-6 महीना रहे तो उनको लगा यही तो दुनिया है। ठीक है, बाद में जो है हेमंत चाचा उनको हटा दिए तो बड़ा दुख हो गया। ठीक है, तो अब वो आदमी भी जाके भारतीय जनता पार्टी में सट गए। तो एक अनार है, एक मुख्यमंत्री पद है, और सब जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए चल गया भाजपा में। अब भाजपा में गया तो भाजपा सरकार बने तन भैया, यहाँ तो मुख्यमंत्री बनल है मतलब हेमंत चाचा। अब हेमंत चाचा जाए तो मैया सम्मान योजना पर इतना भर भर के आशीर्वाद मिलल है तो कहाँ जाएंगे, वो तो कुर्सिया पर अनार वही खाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर बात होता है ये कहीं जाए। ठीक है, बाबूलाल मरांडी जो है मानते अच्छे लीडर है, लेकिन बात है कि 2006 में जो पार्टी बनाए थे ये पार्टी जो है अब नहीं रही है, ये झारखंड विकास मोर्चा अब नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी में ये पटिया मिल गई है। ठीक है, अब जो है ये अनार खाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी में गए थे, अनार भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है। ठीक है, तो क्या ये अनार खाएंगे बेचारे। तो यहाँ पर बात हुआ, अभी अनार जो है पूरा अनार पर बैठल कौन है, तो वहां पे हेमंत चाचा है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। पहला मुख्यमंत्री ये थे, बाकी जितना एडिशनल बात बताए सब काम का बात है, सब याद रखे रहिएगा। मजाक में जो बात बताए वो निर्दलीय मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री, कम समय के मुख्यमंत्री, सब याद करना है, सब जो है वो सब पूछा जाता है। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 गोल्फ मैदान, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन। ठीक है, विकास मोर्चा झारखंड विकास मोर्चा, ये है मतलब मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। ठीक है, 2006। ठीक है, ये बनाए थे। झारखंड पार्टी जो है ये कब बना था, तो 1950 में। ठीक है, 1950 में ये बना था पार्टी। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा थे। ई वाला पटिया बता सकते हैं आप लोग, ई जो पटिया है ना भारतीय जनता पार्टी, ये वाला बता सकते हैं ये कब बना था। ठीक है, आप लोग बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। गला भी दर्द करने लगता है लेकिन क्या करें, पढ़ाना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्तमान में झारखंड में किसकी सरकार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एकदम। वर्तमान में झारखंड में किसकी सरकार है, तो सब बोलता है हेमंत सोरेन की सरकार है, हेमंत सोरेन का सरकार, हेमंत चाचा है। तो भाई हेमंत चाचा है लेकिन कुछ तरीका से बोलिए, हेमंत चाचा है लेकिन तो तरीका होगा ना बोलने का। तो याद रखिएगा, बोलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है। झारखंड में वर्तमान में किसका सरकार है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर देते हैं। देखिए यहाँ पे वर्तमान में किसका सरकार है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, फिर एनडीए का सरकार है, या इंडिया का है। याद रखेंगे ये क्या है, इंडिया का है, ऊपर लिख देंगे इंडिया, INDA,
इंडिया का सरकार है। किसका सरकार है लिखिए कमेंट बॉक्स में। सी। अरे भैया एनडीए का सरकार, के लिख रहे जी सी? मतलब समझ में आना चाहिए, एनडीए का सरकार है, ठीक है, या यहाँ पे इंडिया का सरकार है, ठीक है। तो किसका सरकार है बताइए? ऑप्शन ए नंबर। अरे भाई का हेमंत चाचा का सरकार है। ये कैसे हो जाएगा? अकेले ही सरकार बना के रखे, 32 गो आदमी है, ओकरा में एकागो टपक गया लेकिन फिर से जीत गया ना। जैसे मान लेते हैं एकागो टपक गया मतलब जेएमएम से, तो फिर तो जीत गया ना आदमी। तो कुल मिलाकर हालांकि इसका जो है मतलब सरकार कैसे होगा, 32 गो सीट है मान लेते हैं, तो 32 गो सरकार बन जाएगा। यहाँ पर 41 सीट चाहिए, झारखंड में 41 सीट चाहिए जो बहुमत लाने के लिए, 41 सीट जो लाएगा वो उसी का सरकार होगा। तो यहाँ पर 41 सीट अकेले थोड़ी जेएमएम का हो जाता है, ठीक है, 32 गो सीट है यहाँ पे, तो जेएमएम का सरकार नहीं है, यहाँ पे इंडिया गठबंधन का सरकार है, इंडिया गठबंधन का सरकार है। याद रखेंगे किसका सरकार है, तो डी नंबर ऑप्शन होगा। डी नंबर हिडन था, हम आपको बता देते, डी नंबर ऑप्शन होगा, इंडिया गठबंधन का सरकार है, क्योंकि इसमें जो है 32 गो मिलल है जेएमएम, ठीक है, 32 गो है कितना है, और 16 गो मिलल है यहाँ पे कांग्रेस, 4 गो मिलल है वो लंटनिया का बोलते हैं जी, लंटनिया का बोलते हैं, ठीक है, राजद, ठीक है, राजद बोलते हैं, लालू यादव को राजदन बोलते हैं, हाँ ठीक है। यही राजद वाला पटिया है ना, बीच में जो लोग बोल रहा था कि नहीं अब जो है सरकार बन जाएगा, इंडिया गठबंधन टूट जाएगी, अब जो है एनडीए के साथ सरकार बनाएगी हेमंत सोरेन, तो ये राजद वाला चलते। राजद को 4 गो जीता हुआ है, 1 गो के मंत्री बना दिया गया है। अब जब ई गया जाकर के हेमंत चचा गए कि हमरा भी बिहार में चुनाव लड़ना है, तो हमको भी दीजिए, हमको भी सितवा दीजिए, यहाँ पर हम भी चुनाव लड़ेंगे। एक आध दो लाते थे इधर संथाल परगना वाला सटने वाला एरिया में, तो हमरो भी दीजिए, तो नहीं दिए। तो इसीलिए थोड़ा सा गुस्सा गया आदमी कि भाई 4 गो तोरा हम दे दिए, यहाँ 4 गो तोरा जो है राजद का आदमी लोग को दिए थे, 4 गो मतलब 5-6 गो लड़े तो 4 गो जीता है, हमरो दो एक आध दो गो, तो नहीं यहाँ पर मिला। तो ये जो है ना अभी सटा हुआ है सब एक के साथ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया वाले ने अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, देखिए न्यूज झारखंड में बदलने वाली है सत्ता, आने वाले हैं बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन, मतलब बाबूलाल मरांडी से चंपई सोरेन, मधु कोड़ा, और इसके बाद जो है क्या अर्जुन मुंडा, ये बनने वाले मुख्यमंत्री, एक नहीं 4-4 6-6 गो तो बाकी है। और हेमंत चचा सटे तो हेमंत को नहीं मिल रहा है मुख्यमंत्री पद, तो ये चीज हो जाएगा। तो ये जो है ना ये है इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन का सरकार है झारखंड में, एनडीए का नहीं है, ये याद रखिएगा। इतना छोट क्वेश्चन को भी पढ़ाना पड़ता है, बताइए तो, अपने से नहीं मार सकता। एनडीए कैसे बनाएगा सरकार? एनडीए जो है सब मिलजुल करके बांट खूट करके पूरा लाया 21 गो सीट में, 21 गो सीट वाला ये कैसे बना देगा सरकार 21 गो में? ठीक है, 21 गो में सरकार नहीं बनेगा भाई, याद रखिएगा। 81 है ना, तो 81 का 50% प्लस 1 मतलब 1 ज्यादा, तो 80 का अगर 81 का 50% करेंगे 40, 41 को हो जाएगा तो बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह से होता है क्वेश्चन। चलिए थोड़ा और हिम्मत बढ़ाइए, कुछ लोग और थोड़ा शेयर वेयर कीजिए, कुछ और लोग आएगा तो ठीक लगेगा, नहीं तो मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जन वन योजना का शुरुआत कब हुआ था? देखिए ये योजना हम क्यों पढ़ाते हैं, ये योजना क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो है ना भारत का, पूरा भारत का जो पर्यावरण से संबंधित जो योजना बोला जाए तो ये एक अच्छा योजना है। पूरा भारत में इस तरह का योजना लाने का प्रयास अभी तक किसी ने नहीं किया। झारखंड ने इस तरह का पहला प्रयास किया कि मुख्यमंत्री जन वन योजना का शुरुआत किया गया था झारखंड में। तो ये योजना का शुरुआत 2000 यहाँ पे 16 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। 2016 में मुख्यमंत्री जन वन योजना का शुरुआत किया गया था। और इसमें क्या किया जाता है कि जो आपका निजी भूमि है, ठीक है, निजी भूमि मतलब कि आपका जो जमीन है उसमें सरकार लगाने के लिए सब कुछ देगी। उसमें से आपको पहले जो है यहाँ पे पहले है उसमें 50% तक आपको देती थी सरकार, 50% तक खर्च देती थी सरकार। लेकिन अब जो है सरकार क्या कही है, अभी जो है अब यहाँ पर आपको 70% देगी सरकार। मतलब कि 100 रुपया लग रहा है ना, तो 100 रुपया में 70 रुपया देगी सरकार आपको, कि आप आम लगाइए, आप अमरूद लगाइए, आप जो है जामुन लगाइए,
आप कटहल लगाइए, आप जो है फलदार वृक्ष लगाइए, आप सखुआ लगाइए, आप सागवान लगाइए, जो बुझाए सो लगाइए, उसमें हम जो है 70% देंगे। 70%, 100 रुपया हम 70 रुपया हम देंगे। अपना जमीन होना चाहिए, सरकारी भूमि पर नहीं। फॉरेस्ट एरिया पड़ गया अपन जमीनवा के पीछे, ओकरा हम लगा दिए और पूरा मजा मार रहे हैं, नहीं वैसा नहीं। अपना जमीन में, निजी जमीन में लगाना पड़ेगा, तब 70% तक खर्च जो है वो सरकार आपको देगी, जो पहले 50% देती थी। जब वो आंबा उत्पादन होगा, जब वो कटहल फलेगा, जब अमरूद फलेगा, जब पपीता फलेगा, जब जामुन फलेगा, जब प्यार फलेगा, तब आप खाइए। हमको मतलब नहीं है, हमको जामुन नहीं खाना है, हमको कुछ नहीं खाना है, ठीक है। हमको बस केवल आपको कॉपरेट कर दिए, आपको पैसा दे दिए, आप वन लगा दिए, उसके खाली उसका ऑक्सीजन लेना है। और वो ऑक्सीजन को आड़ उड़ करके अपने तक सीमित नहीं कर लेना। ऑक्सीजन जो है वो गोटा आदमी लेगा, आसपास वाला भी लेगा, बाकी फलवा आप ही खाइए, फलवा आप ही बेचिए। तो ये काम है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री जन वन योजना का शुरुआत कब से हुआ था? 2016 में रघुवर चचा इसमें किए थे। उसके बाद निजी जमीन पर, निजी जमीन है 1 एकड़ 2 एकड़, तो उस पर आप लगा सकते हैं। और ये जो है 50% पहले देती थी सरकार सब्सिडी, मतलब 50% खर्च देती थी, अब 70% तक खर्च देगी। और इस तरह का प्रयास और इस तरह का योजना शुरू करने वाला झारखंड पहला राज्य है, पहला राज्य है। तो पर्यावरण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। किसी तरह का भूलने का नहीं है, किसी तरह का भूलने का नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको यहाँ टेंशन हो जाएगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, मुख्यमंत्री जन वन योजना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि उधर दिखेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर है, देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति का देन है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति का देन है, ठीक है। तो किस समिति का देन है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए बहुत सारी समितियां बनी थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए बहुत सारी समितियां बनी थी। उसमें आपका देखेंगे तो बलवंत राय मेहता समिति बना, फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति बना, थुंगल समिति बना, सिंघवे समिति बना, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी समितियां बनी और सब समिति अपना अपना रिपोर्ट दिया, और उस रिपोर्ट में भारत सरकार जो है सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की है, तो उसको की है ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जिसका संबंध बलवंत राय मेहता से है। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, और इसको जो है ज्यादातर राज्यों में एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। लेकिन कुछ राज्यों में अशोक मेहता वाला जो समिति जो सुझाव दिया था, 2 स्तरीय, ठीक है, 2 स्तरीय जो है वो सुझाव दिया था अशोक मेहता का, तो इसको एक्सेप्ट यहाँ पे कहीं कहीं किया गया है। बाकी थुंगल समिति और सिंघवे समिति का भी संबंध जो है वो किससे है? तो वो पंचायती राज व्यवस्था से है। याद रखेंगे, ये सिंघवी समिति जो है ना, सिंघवी समिति जो है 1979 ऐसा ही कुछ डेट है, तो उसमें जब ये बनी थी, ये समिति बनी थी, तो ये बोली थी कि पंचायती राज व्यवस्था को अगर कानूनी मान्यता आप दे देते हैं तो ये ताकतवर हो जाएगा, ये इकाई जो है ताकतवर हो जाएगा। तो ये ताकतवर हो जाएगा तो फिर पंचायती राज व्यवस्था को ज्यादा अधिकार मिलेगा, तो बहुत अच्छा पंचायती राज व्यवस्था काम कर सकती है। तो ये बात यहाँ पर सिंघवे समिति कहा था, तो बाद में जो है उसको मान्यता कानूनी रूप से दिया गया। आप सब लोग जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान, ठीक है, संविधान संशोधन हुआ था। अब ये जो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें आप सबको पता है, ठीक है, ये 73वां संविधान संशोधन में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा तरीका से लागू हुआ था 24 अप्रैल, ठीक है। 24 अप्रैल कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल, आप डेट बता सकते हैं पूरा तरीका से। जैसे ये 1992 में ये बना था, ठीक है, ये 1992 का बात है, तो 1993 में आगे जाकर के ये यहाँ पे लागू हुआ था, ठीक है। तो 1993 में ये लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। तो अप्रैल में, यही पंचायती राज दिवस भी 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं,
तो ये लागू यहाँ पर हुआ था। तो ये जो है यहाँ से संविधान को मान्यता दे दिया गया था, संवैधानिक मान्यता इसको मिल गया था। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो बलवंत राय मेहता समिति का सुझाव पर पंचायती राज व्यवस्था काम करती है, इसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं थोड़ा सा बात झारखंड पर। झारखंड पर अगर बात किया जाए तो देखा जाए तो पंचायती राज जो अधिनियम है, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन हुआ था वो 2001 में हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका गठन कब हुआ था राज्य में? राज्य पंचायती राज जो बना था वो कब बना था? तो याद रखेंगे 2001 में झारखंड, ठीक है, झारखंड राज्य पंचायती राज जो गठित हुआ था कब? 2001 में। तो ऐसा नहीं कि 2001 में गठित हुआ तो तुरंत जो है यहाँ पर मतलब पंचायती राज चुनाव हो गया, नहीं हुआ था। ये पहला चुनाव जो हुआ था, पहला चुनाव जो हुआ था, ये पहला चुनाव हुआ था कब हुआ था? 2010 में, ठीक है, 2010 में। और अभी तक 3 ही चुनाव हुआ है, 3 बार हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था का 3 ही बार चुनाव हुआ है झारखंड में, ठीक है। त्रिस्तरीय व्यवस्था झारखंड में है पंचायती राज व्यवस्था का, जो 3 बार ही हुआ है। तो याद रखेंगे पंचायती राज गठित हुआ था राज्य में ये 2001 में, और यहाँ पे चुनाव पहली बार 2010 में, 3 बार अभी तक हुआ है, ठीक है। तो अभी बहुत कम हुआ है। विधानसभा चुनाव समय पर हो जाता है लेकिन ये वाला नहीं होता है समय पर। हमारे यहाँ त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर जो बना हुआ है वही है। जैसे यहाँ पे ग्राम स्तर पर मुखिया होता है, ठीक है, मुखिया। फिर उसके बाद प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, ठीक है, पंचायत, ठीक है, समिति होता है, याद रखेंगे। और यहां पर अगर बात किया जाए नेक्स्ट जो है जिला स्तर पर जिला परिषद जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। तो ये त्रिस्तरीय है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, यहां से सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये सब समिति जो है ना वो पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायती राज व्यवस्था जो पहली बार लागू करके देखा गया था 1959 में कि पंचायती राज व्यवस्था सही है कि नहीं, ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रयास था। तो ये 1959 ईस्वी में ये ट्राई किया गया था कि देखा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था ठीक काम करती है कि नहीं। तो नागौर, ठीक है, नागौर, ये नागौर जो है कहाँ पे है? राजस्थान। तो नागौर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का देखा गया था लागू करके कि काम करता है कि नहीं। इसमें नागौर जो है पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में किया गया बगतरी गांव में। अगर गांव भी बोला जाए तो बगतरी गांव, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग अगर बहुत अंदर पढ़िएगा तो भी बात है। जैसे सब लोग जानता है कि राजस्थान जो है, राजस्थान में नागौर में पंचायती राज व्यवस्था को ट्रायल किया गया। तो नागौर एक प्रकार से जिला वाला क्षेत्र है। तो उस एरिया में कहा? तो बगतरी एक गांव था, वहां पर इसको ट्रायल किया गया था, जो बताया गया था कि इसमें संवैधानिक मान्यता देंगे तो और अच्छा ये काम कर पाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये सब अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए पंचायती राज के 11वीं अनुसूची में कितने विषय को सम्मिलित किया गया है? कितने विषय इसमें सम्मिलित है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिला तो उसमें कितने विषय को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें 29 विषय को सम्मिलित किया गया है। ए नंबर होगा, याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भाग बोला जाए, भारतीय संविधान आप लोग पढ़े होंगे। तो भारतीय संविधान जो है, संविधान में देखा जाए तो 22 भाग है। तो भाग अगर देखा जाए तो भाग यहाँ पर बात किया जाए तो 9 भाग, 9 में, ठीक है। अनुच्छेद अगर बात करेंगे तो 243 से लेकर के 243 ओ तक इसका चर्चा किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का, ठीक है। इसके बाद अगर बात यहां पर किया जाए अनुच्छेद, ठीक है, ये अनुच्छेद हो गया, यहाँ पे भाग हो गया, ठीक है। इसमें अनुसूची अगर बात किया जाए तो याद रखेंगे ये अनुसूची जो है वो 11 में रखा गया। इसको अनुसूची 11 में इसका जगह मिला है पंचायती राज व्यवस्था को। इसमें जो है याद रखेंगे विषय कितना है, तो विषय याद रखना है यहाँ पे कितना विषय है, तो 29 विषय को सम्मिलित किया गया है। 29 विषय को सम्मिलित किया गया है। तो भारतीय संविधान के 9 जो भाग है उसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 से 243 का
यहाँ पे ओ तक का प्रावधान किया गया है। अगर कभी गलती से पूछ देना तो एक क्वेश्चन हम सेक्रेट बता देते हैं, थोड़ा डिटेल है लेकिन याद रखेंगे। 243 का एम, 243 का एम याद रखिएगा, पेशा कानून है, पेशा कानून, कानून। देखिए पेशा कानून दिख रहा है कि नहीं, अरे नहीं दिख रहा है, ठीक है, इधर कट जा रहा है, रिमोटवा ला करके, अच्छा नहीं वो दिखेगा, वो थोड़ा सा यहाँ तक दिख जाएगा, नहीं तो थोड़ा बड़ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ पे बड़ कर देते हैं। क्या लिख रहा है यार, मुंह काहे बना रहा है, ठीक है प्लीज बहन, क्या अच्छा क्या हो गया भाई, अपने अपने में लड़ता है काहे यार, दो लोग मतलब हमारा दूर हो जाता है तो सब ललका मुंहवा दिखता है, तो थोड़ा सा हम बोलते हैं कि चलो थोड़ा सा इसको बड़ कर देते हैं, इसको जो है ना थोड़ा बड़ कर देते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये जो है ना आप यहाँ पर देखेंगे तो 243 एम ये जो है पेशा कानून का उल्लेख किया गया, इसमें पेशा कानून के बारे में इसमें बताया गया 243 का एम में, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात किया जाए तो ये पूरा जो बात हो गया ये आपको समझ में आ गया होगा, सब पूछा जाएगा, सब पूछा जाएगा। 18 जो विषय लिखा गया है ना, ये 18 विषय ये है आपको नगरीय व्यवस्था को, ठीक है, नगरीय व्यवस्था का जो प्रावधान किया गया है, इसमें जो बात किया गया है ये याद रखिएगा, अनुसूची 12 में जो उल्लेख किया गया है नगर व्यवस्था का, उसमें 18 विषय को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आएगा और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, तो किसी तरह का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम बड़ा कर दिए जिसमें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा फिर जगह पर कर दिए हैं क्योंकि ज्यादा जो है बोर्ड व्हाइट वाला नहीं दिखना चाहिए, वो नहीं दिखेगा। अब चलिए तो ये सब छाप लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितना भी बात होता है वो, ठीक है। चलिए चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ नहीं रहा है लोग, पता नहीं है आप लोग को और क्या हम मिक्स मसाला मिला है कि जो आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गुमला लोहरदगा औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में से आता है। गुमला और लोहरदगा का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो किस में आता है, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा कि गुमला और लोहरदगा का औद्योगिक क्षेत्र जो है वो किस में आता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रायडा, ठीक है, रायडा ए नंबर ऑप्शन होगा। गुमला और लोहरदगा का औद्योगिक क्षेत्र रायडा में आता है, ठीक है। रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखिएगा, आप ये लिख भी लीजिएगा, ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है रांची, ठीक है, ये रांची याद रखेंगे एरिया इंडस्ट्रियल, देखिए रांची इंडस्ट्रियल, याद रखेंगे रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो रायडा, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी रायडा है। बियाडा बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये धनबाद बोकारो साइड में चलेगा, धनबाद, याद रखेंगे इसको, धनबाद बोकारो वाला एरिया में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है आइडा, देखिए आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो है पूरा सिंहभूम क्षेत्र में देखने को मिलेगा, सिंहभूम के क्षेत्र में मिलेगा। स्पाइडा संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये आपको देखने को कहां मिलेगा, तो संथाल परगना में मिलेगा, ये संथाल परगना में आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। रायडा स्पाइडा, ठीक है, और जो है यहाँ पे रायडा, ठीक है, आइडा, सब ये जो है ना अच्छा क्वेश्चन यहां से बनेगा। तो याद रखिएगा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है तो किस एरिया में कौन आता है वो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बिजरा बाग, ठीक है, बिजरा बाग याद रखेंगे, बिजरा बाग निम्न में से किसे कहा जाता है, बिजरा बाग निम्न में से किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना पलामू को कहा जाता है, ठीक है, ये पलामू को कहा जाता है, वर्तमान में जो पलामू है इसको बिजरा बाग कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे इसको जो है यहाँ पे एक लेस्लीगंज भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसको बोला जाता है
बिजरा बाग, ठीक है, बिजरा बाग, बिजरा बाग भी बोला जाता है, ठीक है। डाल्टनगंज, डाल्टनगंज, इसी को बोला जाता है मेदिनीनगर, इसी को बोला जाता है कौन सा एरिया, तो याद रखेंगे मेदिनीनगर, मेदिनीनगर, नगर। तो मेदिनीनगर, बिजराबाग, डाल्टनगंज सब इसी को बोला जाता है। लेस्लीगंज, बिजराबाग, डाल्टनगंज, मेदिनीनगर इसी को बोला जाता है लेस्लीगंज, ठीक है। लेस्लीगंज, लेस्लीगंज और मैसलुस्कीगंज, मैसलुस्कीगंज, ये मैसलुस्कीगंज और लेस्लीगंज में अंतर है। मैसलुस्कीगंज जो है ये रांची में है, मैसलुस्कीगंज ये रांची में है, ये एंग्लो इंडियन ग्राम है, गांवों में बसा एक शहर, गांवों में बसा एक शहर मैसलुस्कीगंज रांची में है। यहाँ पर होता क्या था ना, अंग्रेज में जब था तो यहाँ के लड़की लोग को अपने साथ ले जाता था, शादी कर लेता था। अब यहाँ के लोग जो है सभ्यता संस्कृति वाले लोग होते थे, उसको फिर बाद में लड़कियां को नहीं रखते थे, तो ये सब अलगे दुनिया बसा लेता था, यहाँ चल जाता था मैसलुस्कीगंज, वहां जाके बस जाता था। और जो अंग्रेज लड़का शादी कर लिया यहाँ के लड़की से, ओकरो घर बस निकाल दिया जाता था, वो चलाता था सब मैसलुस्कीगंज, अलग दुनिया बसा के एकदम जंगल के बीच में रखा था। और जैसे देखिए अंग्रेज लोग बसाया था, अंग्रेज में एक आधा भारतीय, तो मिक्स रूप से यहाँ पर वेजिटेबल बन गया। अब इसमें जो है ना, ये जो यहाँ तैयार हुआ, मतलब कुल मिलाकर आधा लोग सोच रहा था देसी टाइप का, आधा अंग्रेज सोच रहा था अंग्रेज एकदम इंग्लैंड जैसा, तो दोनों मिला जुला करके यहाँ गांवों में बसा शहर बना दिया, ठीक है। और उस सबका जो प्रोडक्ट जन्म लिया, वो प्रोडक्ट आधा अंग्रेज आधा भारतीय, आधा अंग्रेज आधा भारतीय उसमें दिखा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। कारे ऐसे कारे, ठीक है, ऐसे खाली मतलब का वो ऐसे करता था लोग, तो समझ जाता था चिढ़ा रहा है, क्योंकि बलवा कैल है मुंहवा करिया है, ठीक है। तो ये सब चीज अंतर हो जाता था, तो यही यहाँ पे देखने को मिलता था यहाँ पे पूरा तरीका से, ठीक है। अब खत्म हो गया है, उतना दिन तक थोड़ी जनरेशन आगे घींचेगा, ठीक है। कोई पूरा जो है बाल काला है और मुंह कैल हो गया, तो ओकरो चिढ़ा देता था, क्योंकि प्रोडक्ट जो मिक्स वेजिटेबल है। चलिए, तो ये यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा, ये किसी तरह का दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बिजराबाग पलामू को ही कहा जाता है। पलामू का स्थापना 1892 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। भूत मेला लगता है, भूत मेला यहाँ पर लगता है पलामू में। अब पलामू में उत्तरी कोयल, ठीक है, कोयल परियोजना है, उत्तरी कोयल परियोजना यहाँ पर है। 1972 में ये बना था, 1993 में बिहार सरकार इसको बंद कर दी थी, अभी ये परियोजना चल रहा है। तो ये पलामू के बारे में आपको इतना बात थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बात हो गया, इसको किसी तरह का मिटाना उटाना नहीं है, माइंड में एकदम रखना है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम कौन है, तो ये मैसलुस्कीगंज है। एक गांव में बसा शहर कौन है, मैसलुस्कीगंज है। कहाँ है, रांची में, ठीक है। जाकर देख सकते हैं, ठीक है, जाकर देख सकते हैं। अपना किसी तरह का जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है दो के बीच में, तो वही मैसलुस्कीगंज में जाइए, याद कीजिए, देखिए कैसा बढ़िया था, दोनों कितना मिलजुल के रहता था। एक अंग्रेज था, एक यहाँ के थी देहाती, ओकर बाद भी बढ़िया से रह गई। और तू हम बेरोजगार हैं तो तू हमारे साथ टिक नहीं रही है। बताओ, वो अंग्रेज था एकदम गोरा चिट्टा, एकदम चरका मुर्गिया पलटे फोमा मुर्गिया जैसा करिया, मतलब चरक, और हम एकदम मंगरेला और जीरा जैसा एकदम करिया, तब वो तुम्हारे साथ टिक गए। तो मतलब उस टाइप का लोग वहां पे टिक जाता था, तो यहाँ पर भी टिकना चाहिए, कोई जरूरी नौकरी रोजगार, ठीक है। तो ये चीज समझा सकते हैं वहां अपनी अर्धांगिनी को जो मतलब लाइसेंस नहीं मिला, उस अर्धांगिनी को समझा सकते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद तो फिर रहना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हजारीबाग का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारीबाग का जतीन बाघा किसे कहा जाता है। हजारीबाग का जतीन बाघा किन्हें कहा जाता है, तो हजारीबाग का जतीन बाघा राम विनोद सिंह को कहा जाता है। राम विनोद सिंह को मतलब हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है। हजारीबाग का जतीन बाघा राम विनोद सिंह को कहा जाता है। अब हमारा ये नहीं पूछिएगा कि इसको जतीन बाघा क्यों कहा जाता है, बाघ से लड़े थे क्या, हम उस समय थे नहीं, तो हम नहीं बता सकते, ठीक है, हम नहीं बता सकते, हम उस समय है नहीं थे, ठीक है। दुक्का हो,
ठीक है, हरि बाबा दुक्का हो, ठीक है। बाकी ये मतलब राधा कृष्ण, लाल बाबू राधा कृष्ण, ठीक है। यहाँ पे बाबू, केवल बाबू जिनको बोला जाता है ये है कौन, विनोद बिहारी महतो, बाबू, बाबू, बाबू ये उस समय के वो बाबू सोनाला नहीं, दूसरे बाबू हैं, ठीक है। तो ये बाबू, इनको बोला जाता था विनोद बिहारी महतो, ठीक है। आप लोग तो बढ़ाए नहीं पूरा, अब कम ही रह गया, कोई बात नहीं है। आज हमको पता है, मतलब मन था कि लोग ज्यादा जुड़ेगा, हम बिना खाइले पीले सवेरे से इन्ने उन्ने थे, अब सवेरे से आए तो हमको टाइम हो गया, चलो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज अभी खाना बनाएंगे, अभी खाना खाएंगे, सवेरे से खाए नहीं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको ऊपर कर देते थोड़ा ठीक रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन बनेगा। झारखंड के व्यक्ति हैं, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। सिलवानुस डुंगडुंग, सिलवानुस डुंगडुंग, सिलवानुस डुंगडुंग को कहा जाता है। इनको देखिए यहाँ पर ध्यानचंद जो पुरस्कार मिला था वो 2016 में मिला था, 2016 में मिला था। ये हॉकी से आते हैं, हॉकी खेलते थे, ठीक है। अब नहीं खेलते हैं, हॉकी खेलते थे। बहुत लोग को नामे में कंफ्यूज होते हैं कि ये पुरुष है कि महिला है, तो पुरुष है, मेल कैंडिडेट है, मेल है, ठीक है, पुरुष कैंडिडेट है, याद रखेंगे। सिमडेगा से आते हैं, सिमडेगा, ठीक है। खेलों की नर्सरी, इसको सिमडेगा को बोलते हैं खेल नर्सरी, खेल नर, ठीक है, याद रखेंगे, इसको बोलते हैं खेल नर्सरी, नर्सरी, ठीक है, नर्सरी, खेलों की नर्सरी इसको बोलते हैं, याद रखेंगे। खेल गांव मतलब खेलों का शहर बोलते हैं, ठीक है। खेल नगरी बोलते हैं किसको, तो खेल नगरी बोलते हैं जमशेदपुर को, ठीक है। देखिए खेल नगरी, खेल नगरी, खेल नगरी बोलते हैं किसको, तो ये जमशेदपुर को, जमशेदपुर। और खेल नर्सरी बोलते हैं सिमडेगा को, यहां से आते थे। 2016 में इनको मिला है ध्यानचंद अवार्ड, याद रखना है। और इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहां से जो पूछा जाएगा, ये आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको, आयरन मैन ऑफ इंडिया इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। सिलवानुस डुंगडुंग, याद रखना है, ठीक है। आगे अगर बात यहां पर किया जाए, ठीक है, आगे बात किया जाए, थोड़ा पानी जरूरी है, ठीक है। देखिए ये माइकल किंडो जो है ना, उनको याद रखिएगा, ये माइकल किंडो है, इनको कहते हैं आयरन गेट, आयरन गेट, ठीक है, गेट, आयरन गेट। तो आयरन गेट इंडिया का बोलते हैं इनको। देखिए आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया किनको बोलते हैं, सिलवानुस डुंगडुंग को। आयरन गेट किनको बोलते हैं, माइकल किंडो, आयरन गेट माइकल किंडो। ये माइकल किंडो कौन सा है, तो हॉकी से ही संबंधित है, हॉकी से संबंधित रहे हैं, ठीक है। ये भी सिमडेगा के हैं, सिमडेगा से आते हैं, ठीक है। और ये बस इतना ही याद रखना है, सिमडेगा से आते हैं, हॉकी खेल से संबंधित है, आयरन गेट बोलते हैं। तो आयरन गेट किनको बोला जाता है, माइकल किंडो। और आयरन मैन ऑफ झारखंड, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये सिलवानुस डुंगडुंग को बोला जाता है। और ये दोनों का दोनों हॉकी खेल से संबंधित है, और दोनों का दोनों झारखंड से संबंधित है, तो याद रखेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो यहां जितना ऑप्शन लिखे हैं सब ऑप्शन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। जैसे माइकल किंडो भी ये हॉकी से हो गए, अभी बताया हॉकी खेलते थे। ये जो है कांति बा, ये भी हॉकी खेलती हैं, कांति बा ये भी हॉकी के हैं, ठीक है। अब ब्यूटी डुंगडुंग, ये ब्यूटी डुंगडुंग भी हॉकी खेल से संबंधित है, ये याद रखेंगे, हॉकी खेल से संबंधित है, ये सब याद रखना है, ठीक है। तो ये जितना बात बताएं सब इंपॉर्टेंट है। बाकी 14 जेपीएससी वाले लोग अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इससे जरूर जुड़िए, ठीक है, इससे जरूर जुड़िए, थोड़ा सा हमारा सहयोग करिए एक प्रकार से, ना तो ये लोग बोर्डवा कहीं खोल करके लोग ले ना जा, कहेगा ना तू कंप्लीट नहीं किया
तू पैसा हमरा दे देता तो ई बोर्डवा खोल के ले जाएगा तो पता चलेगा कि फिर हम उलट टाइपवा लेंगे बुचकाही, ओकरा में पढ़ाएंगे, ठपर ठपर पढ़ाएंगे। लाइव आने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, ये वाला जो लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये इसमें जो लोग जुड़ रहे हैं, चाहे जो लोग भी कुछ भी 10 रुपया का, अब साइंस वाला जो है 25 रुपया का ले रहे हैं, एक प्रकार से मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट चीज है, ठीक है। 3000 हम फ्री में नहीं बोल रहे हैं, 3000 जो है प्रश्न आप जो है ले रहे हैं साइंस का, और झारखंड में जैसा पूछा जाता है वैसा ही दे रहे हैं। तो ये 25 रुपया मात्र दे रहे हैं। 25 रुपया 2 समोसा के रेट है, कुछ तो है नहीं, लेकिन ये मेरे लिए सहयोग है एक प्रकार से। आपके तक अगर नेट पहुंच रहा है, आपके तक हम पहुंच रहे हैं, उसमें बहुत सामने लगा हुआ है। अब बहुत खर्चीला चीज है एक प्रकार से। आप लोग का ये जो छोटा छोटा पार्ट कुछ लेते हैं, उसी का हमारा सहयोग से ये चलता है थोड़ा, ठीक है। बाकी अब 99 रुपया हम करंट अफेयर लेते हैं, चाहे 99 रुपये हम 2400। देखिए 24 जिला तो हम सबको कहेंगे पढ़ो यार, मतलब कुछ बड़ा नहीं है। 24 जिला एक बार पढ़ के देखो, आपको मजा नहीं आ जाएगा, हमरे जैसा सब रिलेट करना आप चालू कर देंगे, लेकिन पढ़ के देखेंगे तब ना। एप्लीकेशन पर दिया हुआ यही एप्लीकेशन इजी फॉर स्टडी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, थोड़ा सा आप लोग ले लीजिए, एक प्रकार से कॉपरेशन हो जाएगा। न पता चलता नेटवे बंद हो गलो तो हम आप तक पहुंचिए नहीं पा रहे हैं, तो 1000-2000 रुपया मतलब का नेट लगता महीना का, ठीक है। तो पता चलेगा कि हमरा पॉकेट से लगाना पड़ रहा, पॉकेट से ना लगाते हैं भाई, कहने मतलब हमरा हिम्मते ना बनता है। तो ये वाला जुड़ सकते हैं इसमें आप पूरी तरीका से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पहाड़, ठीक है, पहाड़ का संबंध चतरा जिला से, कौन सा पहाड़ का संबंध चतरा जिला से है? तो यहाँ पे केलुआ पहाड़ का संबंध जो है चतरा से है, ठीक है। चतरा से केलुआ पहाड़ का संबंध है। मुंडन संस्करण जो होता है, मुंडन जो संस्कार होता है, देखिए 16 संस्कार होता है जन्म से लेकर के, तो जन्म संस्कार हो गया, उसके बाद मुंडन संस्कार होता है, ब्याह संस्कार होता है, अंतिम रूप से अंतिम संस्कार होता है जब आदमी निपट जाता है। तो कुल मिला के जो ये सब संस्कार होता है ना, तो ये सब संस्कार में एक मुंडन संस्कार के लिए फेमस है ये केलुआ पहाड़, जहां पर ऊपर में आकाश लोचन है। आप वो आकाश लोचन में जाएंगे तो एगो गाढ़ा है, वो गढ़वा को ऐसे टापिएगा, एगो पत्थर है, ओकरा ऐसे पकड़िएगा, ओकर बाद ऊपरे चढ़ के देखिएगा तो गया जिला दिखेगा, वहां से बढ़िया बढ़िया सुनहरा सुनहरा हरियाली दिखेगा। तो वो आप देख सकते हैं वहां चढ़ करके। तो वो जो है ना केलुआ पहाड़ में, और खाली बैर मिलेगा। हम एक बार गए भी थे तो गड़िया वाला को रोकवा करके कहे कि बैरिया तोड़ने दीजिए हमको, तो ऊपरे जो है छतवा में चढ़ करके पूरा तोड़े थे बसवा के ऊपरे में, आके चला देगा तो रगड़ा जाएंगे बैरिये में, लेकिन उस तरह से यहाँ चले थे पूरा। तो ये केलुआ पहाड़ है, मुंडन परंपरा के लिए फेमस है। जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का जो स्थिति है, मतलब ये सब का मंदिर उंदिर यहाँ मिलेगा। उपरहा में एगो तालाब है, ओकरा में पानी भी रहता है, उपरहे में पहाड़िया के ऊपर में तालाब है, और 2 बड़का बड़का पत्थर है, तेनसिंग और कौन हिलेरी जो कौन कौन था पता नहीं, वो सब पत्थरा के सिक्का बहंगा जैसा लेते जा रहा था, वहीं टूट गया, वहीं पर पहाड़ी पत्थरवा रुक गया। अब पता नहीं कौन आदमी था, उतर उतर पत्थर कहाँ लेके जा रहा था नहीं पता, ऊपर चढ़ाता कहाँ चढ़ाता पता नहीं, ठीक है। तो ये जो है ये पहाड़िया केलुआ पहाड़ में है। केलुआ पहाड़ चतरा में हंटरगंज में पड़ता है, हंटरगंज एरिया जो है ब्लॉक में ये पड़ता है। तो इसको आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, यहाँ पे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ेगा। रामकुली पहाड़ ये रांची में, रामकुली पहाड़ कहाँ पे है? तो रांची क्षेत्र में है, याद रखेंगे। यही पहाड़िया के आसपास वाला एरिया में आपको हुंडरू जलप्रपात मिलेगा, हुंडरू जलप्रपात मिलेगा रामकुली पहाड़ी वाला क्षेत्र के आसपास में। उसके बाद जो है शायद पहाड़ियों यही है रामकुली पहाड़ी जहां से गिरती है स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलवार पहाड़, ये तो हजारीबाग में, सिलवार का फील्ड फायरिंग रेंज ये बीएसएफ का पहाड़िया में जाकर के मतलब गोली उली चला करके टेस्ट करता है लोग यहाँ पे, और ओकरा जाकर के फिर वो तांबो रहता है, सिल्वर या तांबा उमा का रहता है, सिल्वर का तो नहीं रहता है, ओकरा जाके बेचता है लोग, एक आगो को लगियो जाएगा गोली उली। तो यहाँ पे जो है एक प्रकार से बीएसएफ वाला लोग कुछ ट्रेनिंग अपना तरीका से करता है, हजारीबाग में है, ठीक है। यहीं पर है मिले ले कन्हरी हिल आना, ठीक है। तो एक बार हम गए थे, मतलब जाते तो हैं, ठीक है, मिलने भले कोई नहीं आए। तो ये हो गया। आगे है यहाँ पे बूढ़ा पहाड़ी, बूढ़ा पहाड़ी देवघर में,
देवघर में। बूढ़ा पहाड़ी देवघर में है, ठीक है, बूढ़ा पहाड़ी देवघर में है। त्रिकुट पहाड़ी देवघर में है, ठीक है, बूढ़ा पहाड़ी देवघर में। अगर आपके पूछे कभी बंडा पहाड़ी, बंडा, ठीक है, बंडा पहाड़ी ये है गुमला में, ये सॉरी मतलब ये गढ़वा में, ठीक है, गढ़वा में। बंडा पहाड़ी गढ़वा में है और बूढ़ा पहाड़ी देवघर में, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो ये जितना भी आपको बात बता रहे हैं ना, सब इंपॉर्टेंट है, सब पूछने वाला बात है, तो इसको आप याद रखिएगा तब ना, ठीक है। उसके बाद आपको जो है कुछ और पहाड़ी का नाम याद बताना है, जैसे पोरहाट पहाड़ी, पोरहाट पोरहाट पहाड़ी कहाँ है, तो ये आपका देखने को मिलेगा कहां पे, तो पश्चिमी सिंहभूम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको पूछेगा एक कोराम्बे पहाड़ी, ठीक है, कोराम्बे पहाड़ी, ठीक है, ये पहाड़ी, ठीक है, कोराम्बे पहाड़ी ये कहां पर है, तो कोराम्बे पहाड़ी अगर बोला जाए तो ये अगर आप देखेंगे तो गुमला में भी, गुमला का हिस्सा भी पड़ता है, गुमला, ठीक है, ये जो है आपका गुमला में भी पड़ता है, गुमला, ठीक है, गुमला, और एक यहाँ पर जो है लोहरदगा के एरिया में, ठीक है, लोहरदगा वाला क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कोराम्बे पहाड़ी जो है गुमला लोहरदगा क्षेत्र में मिलेगा। एक है सारंडा, अनाकोंडा 1, 2 चला था, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में मिलेगा, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। राजमहल पहाड़ी, अब अगर पूछे ना राजमहल पहाड़ी एक जिला पूछेगा तो आप मार दीजिएगा कि ये पहाड़िया अकेले जो है वो साहेबगंज के क्षेत्र में है, लेकिन साहेबगंज में अकेले नहीं है। ये अगर देखेंगे तो साहेबगंज होता है, साहेबगंज में भी है। ये आप देखेंगे तो कुछ पाकुड़ का हिस्सा, पाकुड़ वाला में, कुछ गोड्डा का हिस्सा, गोड्डा में, और कुछ जो है यहाँ पे दुमका के क्षेत्र में मिलेगा। तो इतना में विस्तृत है, तो आपको कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप डिसाइड करेंगे। जैसे एक जिला पूछा राजमहल पहाड़ी तो साहेबगंज, लेकिन देखिए राजमहल पहाड़ी 2000 वर्ग किलोमीटर में, 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये इसका मतलब खाली साहेबगंज में नहीं होगा ना, साहेबगंज तो 2-3 हजार वर्ग किलोमीटर में अकेले जिला है, तो खाली यही थोड़ी है। तो याद रखेंगे तो ये इतना जिला में है, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के क्षेत्र में फैला हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब जितना बताएं सब इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी विद्यापीठ का स्थापना कब हुआ था। इसके साथ बड़ी छेड़छाड़ हुआ, इसीलिए क्वेश्चन बनेगा, इसके साथ बहुत छेड़छाड़ हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन एकदम पक्का बनेगा कि हिंदी विद्यापीठ का स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना 1929 ईस्वी में हुआ था। 1929 ईस्वी में हिंदी विद्यापीठ बना था, लेकिन बाद में रघुवर चचा आए तो इसको कैंसिल कर दिए थे, 2015 में कैंसिल हो गया था, ठीक है। इसको जो है मान्यता रद्द कर दिया गया, लेकिन फिर से मान्यता दे दिया गया है, तो फिर से इसको मान्यता दे दिया गया है। यही ऐसा हिंदू विद्यापीठ है जिसके प्रधानाचार्य राजेंद्र बाबू रहे थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इसके प्रधानाचार्य रहे थे, और इसको जो है 1929 में स्थापना किया गया था, लेकिन मान्यता इसको समाप्त कर दिया गया था 2015 में, लेकिन फिर से इसको मान्यता दे दिया गया है। 1926 में रांची कॉलेज बना था, ठीक है, जो अभी मतलब अगर आप अभी देखेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा, वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय बन गया 2025 में, यही रांची कॉलेज था। और 1926 ईस्वी में IIT जो अभी है, ISM धनबाद अभी जो है IIT हो गया है, वो बना था 1926 में, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा, झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये जिला आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे कौन सा जिला है, तो याद रखेंगे धनबाद है, ठीक है। जो बताए थोड़ा खरीद लीजिएगा सब लोग, ठीक है। 20-25 रुपया में आपका कुछ नहीं होता है, लेकिन ये क्लास कंटिन्यू रहेगा, उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। जैसे 20-25 रुपया का चीज लेते हैं आप, 10-50 तो लोग ले लेते, तो ये क्लास कंटिन्यू रहने में मेरा एक सहभागिता होगा आपका,
आप सबको एक प्रकार से मेहरबानी होगा उसमें, मतलब एक प्रकार से कुछ आप लोग ले रहे हैं तो उसके बदले में, ठीक है। देखिए ये जो है धनबाद का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितना आदमी रहता है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितना आदमी रहता है। तो 1 वर्ग किलोमीटर में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये धनबाद में कितना लोग रहते हैं, तो 1316 व्यक्ति, ठीक है, 1316 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में धनबाद में रखता है, और ये सर्वाधिक है, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक। तो सर्वाधिक जो है 1 वर्ग किलोमीटर में धनबाद में रहता है 1316 व्यक्ति, याद रखेंगे। तो यही आंसर आपका हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इसी का है। अगर यहां पर बात किया जाए सिमडेगा का, तो सिमडेगा का सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, सिमडेगा का, 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है, याद रखना है। और मतलब 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक झारखंड में रहता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां से बनेगा। धनबाद से 2-3 क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, धनबाद से 2-3 क्वेश्चन और बनता है, जैसे हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा शहरीकरण, सर्वाधिक, देखिए सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक शहरीकरण, ठीक है, शहरी आबादी कहाँ रहती है, तो सर्वाधिक शहरी आबादी 58% जो है शहरी क्षेत्र में लोग रहता है, तो धनबाद में रहता है, धनबाद में, ठीक है। इसी से एक क्वेश्चन बनेगा, यहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किसका है, तो इसी का है, 11.99%। मतलब 10 साल में 2001 से लेकर के 2011 तक देखेंगे तो इसका जनसंख्या मात्र जो है 11, मतलब 12 मान लीजिए, 11.99 है, मतलब 12 मान लीजिए, तो 12% बढ़ा है, मतलब 100 लोग था, तो इसका जो आबादी है वो 112 हुआ है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं बढ़ाया, सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, याद रखना है। सबसे कम, ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है यही है, ठीक है। मतलब 909 व्यक्ति जो है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या देखेंगे तो 909 है, ठीक है। तो महिलाओं की संख्या 909 होने का कारण है कि महिलाओं का यहाँ पे कुछ लड़कों का शादी नहीं होगा, 81 गो नहीं, मतलब 81 गो, हाँ 91 गो ऐसा लड़का होगा जेका ब्याह नहीं होगा धनबाद में, क्या कि लड़कियां घट जाएगी। तो ये चीज यहाँ पर बात है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज याद रखिएगा। देखिए मतलब ये जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक, एक याद रखिएगा, सर्वाधिक शहरीकरण याद रखिएगा 58%, सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 11.99%, और सबसे कम लिंगानुपात इसी का है, ये सब याद रखिएगा, यहां से अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये जो सेशन है वो कैसा लगा, ज्यादा हम नहीं बढ़ाए क्योंकि जो है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देगा यहाँ से, ठीक है, और कुछ बताएं, थोड़ा खाए पिए नहीं, हम खाए पिएंगे, बड़ी लग रहा है भूख जैसा, ठीक है, लगातार बोल रहे थे, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। ये सेशन हम रेगुलर जो है 7 बजे जो है वो लाने का प्रयास करेंगे, बस आप लोग का सपोर्ट प्यार दिखना चाहिए, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो भी मिलता है थोड़ा सा आप सपोर्ट कर सकते हैं, एक प्रकार से ये सोच करके कि हम लोग जो है एक प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं कि ऐसा ही करना है, ठीक है। तो ये जो है, ये यहाँ एप्लीकेशन है इजी फॉर स्टडी, प्ले स्टोर से मिल जाएगा, विकास सिंगल के नाम से फेसबुक सब मिलेगा, वहां पर भी, वहां भीड़ लगाइए, सबको दोस्त बनाना है, ठीक है। हमारा 1500-1600 दोस्त है मात्र, ओकर हम दोस्त बनाना है, अभी हमारा फॉलोवर और तो लोवर नहीं बढ़ाना है, हमारा दोस्त बढ़ाना है, ठीक है। तो ये नाम से विकास सिंगल, ठीक है।
तो वहां पे जो है जुड़ सकते हैं और वहां पर हम एक बड़ा सा बात करेंगे। सरकार नौकरी काहे न देगा, भीड़ लगे रहेगा, जब बात करेंगे तो वहां ज्यादा लोग सुनता है। यहाँ तो पढ़े उड़े लाता है ना, वहां पर एसईओ भी बहुत लोग सुनता है। ठीक है, तो ये बात है। बाकी कैसा सेशन लगा जरूर बताइएगा। सेशन इंटरेस्टेड लगा कि नहीं लगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, मथवा में कोई बोझ तो नहीं पड़ा, ये सब थोड़ा बताइएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो अपना फीडबैक जब ये वीडियो समाप्त होता है तो उसके बाद देते हैं, तो हम बैठ करके देखते हैं, तो हमको लगता है कि बहुत लोग फोन करके भी बताते कि बहुत अच्छा लगा सर, बहुत, तो हमको खुशी मिलता है। तो आप लोग थोड़ा सा हमको बताइएगा कैसा सेशन रहा नहीं रहा, और बाद में भी अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़े, हिम्मत बढ़े। ठीक है, क्योंकि हम बहुत कम हिम्मत कर पाते हैं भाई। ठीक है, आप ही लोग का सपोर्ट से ये हिम्मत हो पाता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, ये सेशन को आज यही एंड करते हैं। आप लोग को सबको शुभ रात्रि, बहुत अच्छे से सोइए, आराम से सवेरे उठ करके फिर से पढ़िए और अपनी जिंदगी का नया शुरुआत कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जोहार, जय हिंद।